तो झारखंड में जितने भी ये एग्ज़ाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी ये धांधली हो रही है, उनकी कैटेगरीज़ क्या थी? किस तरीके से होती थी? और वो पता कब चली? कौन-कौन उसमें इन्वॉल्व था? जेपीएससी और झारखंड एसएससी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा। एजेंसी जो ये पूरा एग्जाम्स कंडक्ट करा रही थी, एक टीडीपीएल नाम की एजेंसी को दिया गया था इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मा। उस एजेंसी को पहले ही यूपी में बैन किया जा चुका था ओके। एग्जाम्स कंडक्ट कराने से, इन्हीं सब कारणों से। जब बाद में बातचीत हुई तो जो उसके चेयरमैन हैं जेपीएससी के, पता चला कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए और आगे जितनी भी बिलिंग होगी उस पर 20% कमीशन के नाम पर उसको टेंडर दिया। विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी? इतना तो ईमानदारी रखो। सो झारखंड प्रोटेस्ट को दिल्ली प्रोटेस्ट से कंपेयर किया जा रहा है। एक कॉमन इंडियन यही पूछ रहा है कि दोनों प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था लैंग्वेज का। झारखंड ने बता दिया कि भाई प्रोटेस्ट कैसे होना चाहिए। जब भी आपका किसी चीज में स्टेक होगा ना, तो हम बहुत सीरियस होंगे उस चीज को लेकर। तो ये जो बच्चे हैं, ये सारे एप्लीकेंट्स हैं, तो उनको पता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा, कहीं वीडियोग्राफी हो गई, दिख गई, पेपर में आया, कहीं मेरा एफआईआर में नाम आ गया, तो आगे मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो इतना सीरियस है कि भाई मुझे अपने कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं लगने देना है। कल को मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए थाना में ही जाना होगा। तो सभ्यता से करना है, सभ्यता से। लेकिन आपका जब स्टेक नहीं होगा उसमें, आपको जब लेना देना कुछ है ही नहीं वहां पे, तो आप वहां पे जाओगे, भीड़ में 10-20 गालियां दोगे, पत्थर मारोगे, निकल जाओगे। मेरा क्या जाता है? विच इज व्हाट हैपेंड इन सीजेपी वाले में। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि यहाँ पे तो पूरी जो चीज़ थी वो सामने आ गई है। स्टिल जो सी जनता पार्टी है वो इसमें इन्वॉल्व होके ये नहीं बोल रही है कि भाई दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिवली। वो दीपके ने फोन पे बात की, हाँ, क्योंकि इतना प्रेशर आ गया, अरे my अब God, आएंगे तो है बड़ा नहीं। अच्छा लगा। तो वीडियो कॉल पे बात करते हो, रिकॉर्ड करके उसने डाला। आप प्लीज झारखंड जाना तो वहाँ के स्टूडेंट्स को पूछना कि इस एहसान तले दबके कैसा लग रहा है उनको, दिपके के एहसान पे दबके कैसा लग रहा है उनको। कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता। चीफ कचौड़ी ईटर ऑफ। ये भी बोला जा रहा था कि बीजेपी पीछे से फ्यूल कर रही है इस आंदोलन को। कितना सच है? और अगर कर रही थी तो अच्छे से क्यों नहीं किया? और भारत एक चुनाव प्रधान देश है, ये हमने अपने पिछले एक पॉडकास्ट में बोला था। लेकिन आज लगता है कि शायद ये बात कहनी पड़ेगी कि भारत अब एक प्रोटेस्ट प्रधान देश भी है। हर तरफ प्रोटेस्ट, हर मुद्दे पे प्रोटेस्ट। लेकिन प्रोटेस्ट की इस राजनीति के बीच एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि बहुत समय पहले किसी महापुरुष ने कहा था कि झारखंड को कोई नहीं जानता। लेकिन शायद आज हम ये कह सकते हैं कि झारखंड को कौन नहीं जानता। झारखंड का प्रोटेस्ट हो, सी जनता पार्टी हो, जेनजी की नाराजगी हो, युवाओं की राजनीति में बढ़ती भागीदारी हो, या फिर प्रोटेस्ट के पीछे की पॉलिटिक्स, इन सब पर आज खुलकर बात करेंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये है कि प्रोटेस्ट को चला कौन रहा है, जेनजी आखिर चाहती क्या है, और क्या ये सिर्फ स्टूडेंट का गुस्सा है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल स्टोरी भी। और इन तमाम सवालों को समझने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को करीब से देखा है, एंटरप्रेन्योरशिप को समझा है, अपनी बात पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाई है। प्लीज वेलकम मृत्युंजय शर्मा। थैंक यू। झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे व्यूअर्स को आसान शब्दों में समझाएंगे कि वहाँ के स्टूडेंट्स की जो एक्चुअल डिमांड क्या थी प्रोटेस्ट से पहले। जस्ट बिकॉज सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ इस वजह से वो डिमांड आई, या वो पहले से थी? एंड अब क्योंकि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है तो क्या वो डिमांड पूरी हो गई है? तो प्लीज समझाइए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि झारखंड प्रोटेस्ट के पहले शायद बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, इनफैक्ट खास करके मेट्रोज में लोगों को पता ही नहीं होता था कि झारखंड है कहाँ। तो अगर आप उनको बोल दो कि हमारे देश के मैप पे प्लेस कर दे झारखंड, तो आधे लोग परेशान हो जाते थे। या पूछ दो कि कैपिटल कहाँ है झारखंड का, तो परेशान हो जाते। फिर बोलो रांची, तो वो बोलते थे अच्छा धोनी वाला शहर। दैट्स द ओनली रिकग्निशन इट हैड, टू बी ऑनेस्ट। एब्सोल्युटली। विच इज सो सैड अबाउट आवर कंट्री। एंड इससे और समझ में आता है कि जो और भी थोड़े छोटे स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट वाले क्या फील करते हो। सही बात। राइट। इस प्रोटेस्ट में एक चीज़ देखने को मिली कि पूरे देश ने पहली बार झारखंड की तरफ मुड़ के देखा। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इमीडिएट कारण एक एग्जाम में कुछ गड़बड़ियाँ थी, आई विल कम टू दैट। लॉन्गर टर्म कारण ये था कि ये जो गड़बड़ी एग्जाम में थी, ये पहली बार नहीं हुई थी। ये इतना बड़ा पैटर्न हो चुका है झारखंड में कि पिछले 26 वर्षों में मुझे लगता है कि जो बच्चे अब एग्जाम दे रहे होंगे, जब पैदा हुए होंगे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं देखा जो फ्री एंड फेयर शायद हुआ होगा। तो एक तरह से ना वो अकुमुलेटेड, एक तरह से जो आक्रोश होता है ना, वो था। एंड आपने बोला झारखंड 26 साल का हो गया जी। तो झारखंड खुद भी जेनजी है। could be Gen Z. Right. Yeah. So 2000 में बिहार गॉट डिवाइडेड एंड झारखंड स्टेट आया एग्जिस्टेंस में। तो आप कह रहे तब से लेकर कोई भी एग्जाम, मतलब हुए होंगे बहुत गिने चुने, आई वुड से गिने चुने एग्जाम्स हुए। बट दैट वाज देयर विद द पीपल बहुत रेगुलर, मतलब पेपर लीक तो इनफैक्ट ऐसा है कि जैसे
हो सकता है दूसरे हिस्सों में या दिल्ली में वो बड़ी चीज़ हो, पेपर लीक तो वहाँ लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, पेपर लीक तो छोटा वाला है। इनफैक्ट वहाँ बड़ी प्रॉब्लम नौकरियाँ ही बेच दी जा रही हैं, लाइक पेपर लीक तो छोड़ ही दीजिए, खैर। तो पेपर लीक हो रहे हैं, जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें सेटिंग है, जो OMR आप OMR जो जिस पे आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें सेटिंग है, इंटरव्यूज़ में सेटिंग है, उसके बाद रिजल्ट्स में सेटिंग है, हर चीज़ में सेटिंग है। अभी जस्ट जो इमीडिएट ट्रिगर था वो JPSC का एग्जाम था। ठीक है। जैसे अपना UPSC होता है सेंटर के सिविल सर्विसेज के लिए, हर स्टेट की अपनी अपनी पब्लिक सर्विस बॉडीज़ होती है। तो झारखंड का JPSC है, उसकी 14 सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो रही थी। हर साल होना होता है, लेकिन 26 सालों में 14वां ही था। इनफैक्ट इसके पहले भी पिछले कुछ वर्षों में वो कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा था कि 19 वर्षों में 6 ही हो पाए थे। तो जो हेमंत जी की सरकार है, उन्होंने कहा कि अब हम क्लब करके एक एक साथ बहुत सारे कर देंगे, तो बैकलॉग खत्म करेंगे। तो 7th to 10th एक साथ कर दिया 4, ओके। है ना, 2021 में। फिर 11 to 13 एक साथ 3 उड़ा दिया। फिर अभी 14th हो रही थी। तो 14 का जैसी रिजल्ट आया, रिजल्ट आने में रिजल्ट में सिर्फ उन्होंने क्या किया कि एक लिस्ट दे दी कि इन लोगों ने PT की एग्जाम पास की है। अच्छा। और एक जो पैटर्न बन गया वहाँ पे ये क्या है कि वो कट ऑफ बताएंगे ही नहीं। ओह, तो अब किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं कितने मार्क्स से अंदर हूँ या बाहर हूँ। सही बात है। जो रिजल्ट आया उसमें जो JPSC के मेंबर्स, उनका साइन ही नहीं है। ओके। ठीक है। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, जिसको पता नहीं चलता कि वेयर एम आई लैकिंग। जैसे एक एग्जाम था जो मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे, 20 स्कूल के, स्पेशली इरमा होता था, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आनंद। तो उसमें क्या होता था, वो आई वाज मोर एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज एक तो ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, और सेकेंड ये था कि उसमें GK था। दैट वाज द ओनली B स्कूल का एग्जाम्स इफ़ आई रिमेंबर, क्योंकि MHCET महाराष्ट्र का भी दिया था मैंने, कैट भी दिया था मैंने। सो उसमें GK होता था 50 मार्क्स का। तो मैंने बोला यार GK तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, सो मेरे इसमें चांस है। बट उसको 2 बार मैंने दिया और दोनों बार जब रिजल्ट आया यू आर नॉट सेलेक्टेड, बस इतना आता था। मैंने बोला यार ये क्या नहीं हुआ, क्या GK खराब हुआ है। सो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट पेन कि यार सीधा रिजल्ट आउट हुआ एंड ऑल। हाँ, कोई कट ऑफ नहीं है उसमें, है ना, मेंबर्स का उसमें साइन नहीं है, साइन नहीं है। बस लोगों को पता चल रहा है कि मैं सेलेक्टेड हूँ नहीं सेलेक्टेड हूँ। लेकिन वो झारखंड के छात्र ना इससे इतना यूज्ड टू हो चुके हैं कि उसको मान लेते हैं यार ऐसे ही चलते हैं। ठीक है। बट देन क्या हुआ, एक OMR शीट ना लीक हुई। तो एग्जाम्स में क्या होता है वहाँ पे, जैसे आप OMR शीट में बबल करते हैं आंसर्स को ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसके साथ ना वो एक कार्बन और एक दूसरी कॉपी भी दे देते हैं कि आप जब OMR शीट में बबल कर रहे हो तो अपनी कार्बन कॉपी में भी होती जाएगी, वो कार्बन कॉपी अपने साथ लेते जाओ। एक्नॉलेजमेंट आपके लिए करेक्ट, ताकि बाद में आप अपने आंसर्स मैच करने हैं, कोई भी आपको दावा भी करना है बाद में मेरे रिजल्ट का क्या हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपके पास वो प्रूफ रहेगा। तो झारखंड में जितने भी ये एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितनी भी ये धांधली हो रही है, वो उनकी कैटेगरीज क्या थी, किस तरीके से होती थी, और वो पता कब चली, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, ये बताइए प्लीज। तो एक OMR शीट वायरल हो गई, लीक हुई और वायरल हुई, जिसमें किसी ने सिर्फ 48 क्वेश्चन में मार्क्स किए थे और किसी भी हाल से वो क्वालिफाइंग के दूर दूर तक नहीं हो सकता था। तो इससे सबको ये कि यार ये 48 क्वेश्चन वाला और साफ साफ रोल नंबर भी उसमें दिख रहा है और 48 क्वेश्चन मार्क्ड है वो भी दिख रहा है, और दिख रहा है कि इसका जो रोल नंबर है ये पास्ट वाले कैंडिडेट्स में भी है। तो इस पे हल्ला होना शुरू हुआ, जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया कि तुम कट ऑफ बताओ कितना है, ये कैसे पास हुआ एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। जब थोड़ा प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ, फिर जैसे हमारी पार्टी ने भी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, JPSC का घेराव किया एंड ऑल ऑफ दैट, तो फिर CID एक्शन में आई, तो CID एक्शन में आई, फिर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने लगी, पूछताछ होने लगी, तो धीरे धीरे दिखने लगा कि यार ये कोई छोटा मोटा एक आध व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा नेक्सस है। तो धीरे धीरे जब राज उसके खुलने लगे तो पता चला कि ये जो एजेंसी जो ये पूरा एग्जाम्स कंडक्ट करा रही थी, एक TDPL नाम की एजेंसी को दिया गया था इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मा। उस एजेंसी को पहले ही यूपी में बैन किया जा चुका था, ओके, एग्जाम्स कंडक्ट कराने से, इन्हीं सब कारणों से। इनफैक्ट झारखंड में एक जो दूसरी बॉडी है JSSC, जो ग्रेड 3 और 4 के एग्जाम्स कराती है, उसने भी इसको बैन कर रखा था। अच्छा, राइट, और इसने फिर भी उसको टेंडर दे दिया। क्यों टेंडर दिया? जब बाद में बातचीत हुई तो जो उसके चेयरमैन हैं JPSC के, पता चला कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए, एक मुश्त घूस, और आगे जितनी भी बिलिंग होगी उस पर 20% कमीशन के नाम पर उसको टेंडर दिया। विद GST या विदाउट GST? इतना तो ईमानदारी रखो कि GST, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंगली, ये जो JPSC के चेयरमैन ये कौन है? इनका नाम है L ख्यांगते। ये जस्ट अभी इसके प्रीवियस टेन्योर में झारखंड के चीफ सेक्रेटरी थे, द हाईएस्ट रैंकिंग IAS ऑफिसर इन द स्टेट। ही गॉट रिटायर्ड, और उसके बाद सरकार ने उनको बड़े सम्मान के साथ JPSC का चेयरमैन बनाया कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, परीक्षा व्यवस्था है, उसका ये सुधार करेंगे। और उन्होंने सुधार के नाम पर ये किया। इसमें एक बंदा पकड़ा गया, अभय तिवारी करके, बहुत उसका नाम आया न्यूज़ में।
अभय तिवारी उसी TDPL में एक मार्केटिंग मैनेजर था, एक सिंपल सा पोस्ट पे। ओके, लेकिन मार्केटिंग मैनेजर से ज्यादा वो ये पूरा एक तरह से मास्टरमाइंड बोल सकते हैं आप उसको, पूरे खेल का। धीरे धीरे जब और जांच होने लगी तो पता चला कि ये जो अभय तिवारी है, इसने खुद भी जितने एग्जाम्स TDPL ने कंडक्ट कराए थे, सारे एग्जाम में खुद भी बैठता था। अच्छा, और खुद इसने खुद को 12 एग्जाम्स में क्लियर कराया। और क्या रीजन था इसके पीछे? मार्केटिंग मैनेजर TDPL कुछ भी तो प्राइवेट कंपनी है ना। हाँ, सही बात है। तो ही वांटेड टू सरकारी नौकरी में आना चाहता था। ओह, तो सरकारी नौकरी में आने के लिए जितना ऑर्गेनाइज करा जाता है सब में बैठते जा रहा था। हाँ। क्योंकि जो पूरी नौकरियों का साइकिल होता है, आप देखेंगे झारखंड वगैरह में, वो 3-3 साल तक चलता है उसका एग्जाम। नोटिफिकेशन आया, फिर 6 महीने बाद एग्जाम हुआ, फिर एक बार कैंसिल हो गया, फिर एग्जाम हुआ, मेंस है तो फिर 6 महीने बाद मेंस हो रहा है, फिर उसका इंटरव्यू हो रहा है। तो 3 साल से पहले ज्वाइनिंग तो नहीं मिलनी है, तो बीच में जितने एग्जाम हुए सब उसने दे दी। अच्छा, और इनफैक्ट जब गिरफ्तारी हुई तो एक्चुअली वो ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के तौर पर झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा, वहाँ पे काम कर रहा था। ओके, वैसे ही नौकरी लेके फिर धीरे धीरे जब उसकी गिरफ्तारी हो अभय तिवारी की, तो पता चला कि न सिर्फ वो खुद, उसका भाई, उसकी भाभी, उसके भाई का साला, उसके भाई की साली, परिवार के 12 सदस्य, वो अलग अलग पोस्ट पे झारखंड में नौकरी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, कैसे? राइट। ये पता चला तो धीरे धीरे और राज खुलने लगे। तो यार ये तो भयंकर नेक्सस है। और ये वो जो TDPL के जो साहब थे, XIS ऑफिसर, खुद उनके अंडर ये सब हो रहा हाँ हाँ बिल्कुल, ही वाज अवेयर ऑफ। वो तो उन्होंने बेसिकली कहा कि 2 करोड़ रुपए और 20% आगे के बिलिंग में कमीशन, बाकी तुम्हें जो करना है करो, वो तो तुम्हारा है। इनफैक्ट पहले भी ये कॉल्स आते थे, लेकिन इनफैक्ट इन लोग क्या करते थे, और ये कॉल्स बाद में लीक हुए, कि इनके पास चूंकि पूरा डेटाबेस होता था स्टूडेंट्स का, कि किस किस स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, ठीक है, और उसके सर्टिफिकेट से लेके आधार कार्ड से लेके सब सारे डिटेल्स हैं। ये ऑफिस में बैठ के उनको फ़ोन करते थे कि रौनक भाई आपने एग्जाम दिया है JPSC का, आपका तो नॉट क्वालिफाइड आ रहा है, क्वालिफाई करना है क्या? ये लीक कॉल्स है। तो क्वालिफाई करना है, कितना पैसा लगेगा? अभी 5 लाख लगेगा, फिर आगे रिजल्ट आएगा, फिर मेंस आएगा, फिर इंटरव्यू आएगा। पूरे ये लोग क्वालिफिकेशन का बोल रहे थे 1 करोड़ रुपया एक कैंडिडेट का। अच्छा, जनरल OBC कैंडिडेट हो तो 1 करोड़, SC ST तो 80 लाख। सबका रेट कार्ड बना हुआ है, हर एक पोजीशन का एकदम रेट चार्ट है प्रॉपर। काफी ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। काफी ऑर्गेनाइज, उसमें कोई बेईमानी नहीं। कोई बेईमानी नहीं। बेईमानी भी ईमानदारी से करते हैं। हाँ। और इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ JPSC से इन लोगों का 100 करोड़ रुपए कमाने का प्लान था, ओके, सिर्फ एक एग्जाम से। अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ द करप्शन। तो अगर आप जैसे 22 एग्जाम्स अभी झारखंड गवर्नमेंट ने कैंसिल किए हैं, तो 100 करोड़ का भी एवरेज आप पकड़ेंगे तो सोचिए कितना बड़ा है। बाप रे, इतना बड़ा, राइट। फिर धीरे धीरे और चीज़ें बाहर आने लगी, तो फिर JPSC के अध्यक्ष तो येल ख्यांगते साहब थे। उनके 3 मेंबर्स बनाए जाते हैं। जैसे JPSC में ना 3 मेंबर्स होते हैं जिसको सरकार अपॉइंट करती है। ठीक है, जनरली ये लोग पॉलिटिकल टाइप के ही लोग होते हैं जिनको ओबलाइज करने के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। तो उसमें 3 लोग अपॉइंटेड थे, तीनों जो रूलिंग पार्टी है JMM कांग्रेस, उनके थे। उसमें एक व्यक्ति जो थे वो जमाल अहमद, वो खुद 2008 में प्राइमरी टीचर थे और अचानक से एक दिन लेक्चरर बन गए। अच्छा, और वो CBI के घेरे में है तभी से कि ये लेक्चरर अचानक से बन कैसे गई भाई, उनको अपॉइंट कर दिया। एक और ऐसी सदस्य हैं अनीमा हांसदा, और एक तीसरी लेडी है अजीता भट्टाचार्य। वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि JMM के आप कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस झारखंड में देखेंगे तो उनके एक जनरल सेक्रेटरी कम स्पोक्स पर्सन है, मतलब चीफ उनके एकदम लाइफ सेवर सुप्रियो भट्टाचार्य, ठीक है, उनकी वाइफ है वो। ओके, तो उनको ओबलाइज करने के लिए इनको बना दिया गया। ठीक है। जब आगे और ऐसे बातचीत निकलने लगी तो पता चला जो ये तीनों मेंबर्स भी हैं, ये तीनों भी उसमें पूरे इन्वॉल्व। ये क्या करते थे कि अब जैसे वो PT और मेंस में तो इनका बहुत चल नहीं रहा है, लेकिन इंटरव्यू पैनल में तो इन्हीं को बैठना है, जो इंटरव्यू वाला स्टेज आएगा। तो ये छात्रों को इंटरव्यू पैनल में अपने पैनल में एडजस्ट करवाते थे और फिर मार्क्स बढ़ा के उनको क्लियर कराते थे, और एक एक इंटरव्यू के लिए 10 से 15 लाख रुपए क्लियर कराने के लिए। तो ये दिखने लगे, तो धीरे धीरे जो नेक्सस दिखने लगा काफी गहरा था और बहुत ही बड़ा था। हाँ, ठीक है। एवरी हुज एंड हु इज इन्वॉल्व, टू बी ऑनेस्ट। कुछ का नाम दिख गया है और कुछ का नाम छुपा हुआ है, बट एनीबडी हु सेज, इनफैक्ट जो वो अनीमा हांसदा एक मेंबर है, उन्होंने फिर बाद में जब उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने बयान दिया कि सेकंड आप बोल सकते हैं, सेकंड टू CM जो मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर है वहाँ पे, सुदेव कुमार सोनू, मैंने तो उनको सब कुछ बता के रखा हुआ है गड़बड़ के बारे में, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है अभी रहने दो। तो आपको समझ सकते हैं कि एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व, राइट। एंड ये बच्चों को और आम जनता को पता चल गया ये। देखिए पहले क्या, तो इसका ट्रिगर पॉइंट क्या, पहले कैसे शुरू हुआ, क्या पहला क्या सीन था जिससे पता चला कि ये धांधली? दैट लीक्ड OMR शीट, ओ, वो गलती से लीक हो गया। अच्छा, किससे हुआ? Whoever knows, राइट। वो आ गया सोशल मीडिया पे, प्लस 2-3 उसमें थोड़े भी ऐसे भी दिख ही रहे थे कुछ गड़बड़ है, कट ऑफ नहीं जारी किया हुआ है, सिग्नेचर्स नहीं है उनके मेंबर्स के, इससे और तो सॉलिड हो गया वो। इससे और सॉलिड हो गया, और उसका वो क्वालिफाइड दिख रहा है। तो फिर CID थोड़ा प्रेशर आने लगा स्टूडेंट्स को, CID को ये सब दिखने लगा। इनफैक्ट उसमें जब बातचीत होने लगी, ठीक है, धीरे धीरे और डिटेल्स आने लगे, न्यूज़ मीडिया में आने लगी, तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे कहा
कहा कि इसको इस एग्ज़ाम को तो कैंसिल किया ही जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, देखा गया कि ये जो एजेंसी है DDPL, इसने सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया, और जब इसका इतना बड़ा नेक्सस है तो और क्या होगा? बाकी एग्जाम्स में तो यही हुआ होगा। करेक्ट। राइट। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंगली करीब 1.5-2 साल पहले एक CGL का एग्जाम हुआ था, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। सो क्या करते हैं वो लोग, JSSC क्या करती है कि जैसे बहुत सारे क्लरिकल पोस्ट के लिए एक साथ वो एक लेवल का एग्जाम कराती है, उसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं, उससे अलग अलग पोस्ट पे उसकी भर्ती हो जाती है। करीब 2000 लोगों से भर्ती हुए थे, तो उसमें भी इसी प्रकार की बहुत धांधली हुई थी। एंड इनफैक्ट वो एग्जाम बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था। इनफैक्ट 2024 में जनवरी में वो एग्जाम होता है, 3 बार पोस्टपोन होने के बाद पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है। फिर 9 महीने बाद उसको एग्जाम कराते हैं, फिर पेपर लीक होता है, 2 दिन उसका एग्जाम होता है। राइट, सिमिलर लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन 2 दिन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं। एक दिन जो एग्जाम है उससे सिर्फ 83 लोग पास करते हैं, और दूसरे दिन जो एग्जाम है उससे 2000 लोग पास कर जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों के मोबाइल पर आने लगता है लीक्ड पेपर्स, तो बच्चे दिखाने लगते हैं ये तो लीक्ड है, लेकिन सरकार बोलती है अब हम नहीं मानने वाले कि लीक्ड है, जो है यही है। बच्चे कोर्ट चले जाते हैं, तो सरकार CID को दे देती है, फिर बच्चे लीड देते हैं कि देखिए नेपाल में वहाँ पे बच्चों को ये रटवाया गया है पेपर्स, हमें पता है। CID वहाँ जाती है, पकड़ती है लोगों को, इनफैक्ट जिनको पेपर रटवाया गया है, तो पता चलता है कि करीब 120 क्वेश्चन उनके मैच किए हैं, टोटल 150 क्वेश्चन से। तो CID बोलती है तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, 120 ही क्वेश्चन मैच किए 150 में से। और ऐसे करके एंड मल्टीपल उसमें इनफैक्ट फिर बोल देती है कि जो मोबाइल पे ये प्रूव्स है क्वेश्चन पेपर का, टैम्पर्ड है मोबाइल, तो उसको फिर हैदराबाद लैब्स भेजा, लैब्स में बोल दिया नहीं टैम्पर्ड नहीं है। तो ऐसे कर इनफैक्ट बीच में फिर सरकार ने क्या किया, वो टीम थोड़ा सही जा रही थी CID वाली, उसकी पूरी टीम ही चेंज कर दी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम को, जो फिर दूसरी वाली इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, सरकार ने जैसा वैसा कहा वैसा वैसा किया। एंड फाइनली कोर्ट में दे मेड सच अ वीक केस कि कोर्ट ने कहा कि नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ गड़बड़ इसमें नहीं लग रहा है, इसका आप रिजल्ट्स डिक्लेयर कर सकते हैं, आगे कुछ गड़बड़ी दिखेगी तो उन कैंडिडेट्स पे आप एक्शन लें, ठीक है, और 6 महीने में क्लोजर रिपोर्ट्स का दाखिल करेंगे जो नए एविडेंसेस उसके साथ। ठीक है। लेकिन उस एग्जाम से बच्चे इतने ज़्यादा खफा थे, और कोर्ट में उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी इसकी, CGL की, राइट, इतनी ज़्यादा लड़ाई लड़ी कि उसका भी बच्चों का ये था। तो जब ये स्टार्ट हुआ JPSC वाला, तो बच्चों ने कहा वो उसको भी CGL भी आपको कैंसिल करना होगा, बिकॉज उसमें भी यही गड़बड़ी थी। करेक्ट। फिर और एग्जाम्स के निकल के आने लगे इसी प्रकार से। अभय तिवारी ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि CGL में मैंने 300 बच्चों को पास कराया। ईमानदार आदमी यार। और इंटरेस्टिंग क्या, उसी CGL में वही अभय तिवारी 2nd रैंक लेके आया था। अच्छा। तो बच्चे बोले इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए अब? 299 को एक में ही था। तो इससे ज्यादा और क्या? एंड ही वाज गेटिंग पेड फॉर एवरी कैंडिडेट जिसको उसने करवाया पास। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वाज टेकिंग अ कट ऑफ दैट। पास करवाने का मतलब क्या है कि देयर आर मल्टीपल मेथड्स के पास करवाने। I'll come to the modus operandi। तो क्या होता है, अलग अलग सब में तरीके बने हुए थे। Okay. किसी एग्जाम में जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और OMR वाला खेल है, तो वहां पे क्या करते थे, ये बोलते थे कि OMR शीट जब आपको मिलेगी तो OMR शीट में जितना आता है एकदम आप कॉन्फिडेंट हो उतना बबल कर देना, बाकी खाली छोड़ दो। ओके, ठीक है, खाली छोड़ के आप जमा कर दो उसको, और जो कार्बन कॉपी है मुझे बाद में दे दो। तो जमा करके भी किसके पास जा रही है फाइनली? उसी TDPL के पास, ओरिजिनल कॉपी। कार्बन कॉपी भी इसने दे दी। बाद में उनको जो क्वेश्चंस खाली है उसमें सही जगह पे बबल कर देंगे दोनों में, और उसको पास करा देंगे। राइट। दूसरा तरीका क्या है, जो एक डिजिटल इवैल्यूएशन का प्लेटफॉर्म होता है, जैसे OMR शीट ना आप स्कैनर की तरह डालते हो, एक वो मशीन आता है और उसका डिजिटल इवैल्यूएशन प्लेटफॉर्म आता है, उसमें वो नंबर्स ट्वीक कर देते थे। अगर मान लीजिए उसने ज्यादा गड़बड़ भी कर दी तो ये भी मैनिपुलेट हो जाता था, तो आप नंबर्स बढ़ा देंगे। राइट, ये एक तरीका। दूसरा तरीका इन्होंने क्या इख्तियार किया कि बहुत सारे, और लीड्स कहाँ से लाते थे, और एंड बिकॉज ये पूरा ना इतना बड़ा नेक्सस है, जैसे हम लोग आप मैनेजमेंट पढ़ते होंगे, पूरा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। राइट, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए कोचिंग वाले से पहले सेटिंग करते थे। कोचिंग वाले से बोलते थे कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पैसा दे सकते हैं, तो कोचिंग वाले इनको लीड देते हैं कि देखो ये बच्चे हैं, और उनका कॉन्टैक्ट दे देंगे। तो कोचिंग वाले भी नपे हैं इसमें? बिल्कुल नपे, कोचिंग वाले भी नपे। कोचिंग वाले लीड देंगे, ये उन बच्चों को रीच आउट करेंगे, उनके पेरेंट्स को रीच आउट करेंगे, उनको पकड़ेंगे, फिर एग्जाम सेंटर के साथ कोलैबोरेट करेंगे। एग्जाम सेंटर्स पे कई बार ये क्या करते हैं, एक तो ये OMR वाला खेल है, मान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जहाँ जाए, वहाँ पे तो ये हो नहीं पाएगी OMR वाला खेल। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जितने भी मेरे लोग हैं उसको पहले से बता देंगे कि एग्जाम सेंटर पे जब लाइन लगेगी तो इस फलाने लाइन में आप लोगों को लगना है, और इस कलर के कपड़े पहन के आने हैं। अच्छा, अरे वाह। तो उन कलर के कपड़ों वालों को वहां पे एक बंदा होगा उनका, जो ले जाके स्पेसिफिक कंप्यूटर्स पे बिठाएगा, जहां पे रैंडम कंप्यूटर्स पे नहीं बिठाएगा, स्पेसिफिक कंप्यूटर्स बिठाएगा। उन कंप्यूटर्स का टीम व्यूअर वगैरह से रिमोट एक्सेस लिया हुआ होगा दूसरे रूम में कंप्यूटर्स पे बैठे कुछ सॉल्वर्स ने।
जिनको हम सॉल्वर्स बोलते हैं। करेक्ट। अब वो बच्चा जब उस कंप्यूटर में बैठेगा उसको बस ऐसे माउस हिलाते रहना है, क्योंकि उसका एक्सेस पीछे कंप्यूटर पे है टीम व्यूअर से, काम और वहां से सॉल्व कर रहा है। हाँ। ऐसे दिन भर रिमोट हिलाएगा, उसके बाद चला जाएगा। राइट, एंड ऑल ऑफ दिस हैज कम आउट इन द मतलब क्वेश्चनिंग प्रॉपर, मतलब ये कुछ भी फिक्शियस नहीं है, राइट। और एक कौन बताया? अभय तिवारी बता रहे हैं। सारे लोग सारे बहुत, लोग। अभी उसमें 20 लोग करीब गिरफ्तार हो गए, है ना, तो सब अपना अपना फिर बता रहे हैं। तो इतना बड़ा नेक्सस, राइट। फिर ये क्या करते थे, फिर मेंस एग्जाम में ऐसी, मेंस एग्जाम में ये क्या कर, अब मेंस में तो सब्जेक्टिव लिखना है, हाँ हाँ। तो मेंस एग्जाम में इन्होंने इनफैक्ट पूरा एक होटल ले लिया वहाँ पे, अच्छा। और वहाँ पे प्रॉपर सॉल्वर्स को बिठा के उनके बिहाफ पे मेंस के पूरे पेपर्स लिखवाए जाते थे, और उस पेपर से इसको स्वैप कर देते थे। तो रियल टाइम में वो क्वेश्चन पेपर उनके पास पहुंच जाता था? क्वेश्चन पेपर सब तो इन्हीं के पास है यार। अच्छा, क्वेश्चन पेपर लीक तो बहुत छोटी सी चीज़ बात कर रहे सी हैं। रौनक चीज़ जी थोड़ा लेवल बढ़ाइए यार। लेवल बढ़ाइए, राइट। तो मेंस का एग्जाम में ऐसे हो गया। और इंटरव्यूज में जो मैंने आपको बताया, इंटरव्यूज में क्या करते थे कि पहले से मेंबर्स के साथ सेटिंग हो गई, तो मेंबर्स ने बोल दिया ये वाला बच्चा मेरे वाले में भेज दो, उसके साथ पहले से सेटिंग, उसके पीए ने पहले से पैसा उठा रखा है, उसके 10-15 लाख रुपए उठे हुए। इंटरव्यूज तो ऐसे भी सब्जेक्टिव होते हैं, 100 में मैं देना चाहिए था मुझे 30, मैं दे दूं 80, मुझे कौन पूछने वाला है, मुझे अच्छा लगा बंदा, भाई क्लियर है, एज क्लियर एज दैट। 10 नंबर ऊपर नीचे से इंटरव्यू में आप क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो एवरी लेवल, और सारे लेवल्स के भी बंदे हुए थे कि जैसे आप पीटी पास करेंगे तो 20% पैसा दे देना है, मेंस पास नहीं, इनफैक्ट पहले दे देना है पीटी का 20%, मेंस के पहले 40%, फिर इंटरव्यू के पहले 40%, तो 1 करोड़ रुपए में नौकरी गारंटी। इस प्रकार का नेक्सस बना हुआ था। नाउ देखिए, एक बैक ऑफ द माइंड या ब्रॉडली सबको पता ही था कि इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन जब वो सामने दिखने लगती है ब्लेटेंटली, तो आपका खून खोलने लगता है यार, मतलब दिस इज टू मच। तो ये रिवोल्यूशन हुआ, ये जो भी चीज़ें सामने आई, प्रोटेस्ट उसके बाद आया? नहीं, सो ये प्रोटेस्ट के बीच में और ऐड ऑन होती गई इन्फॉर्मेशन। तो जब ये लीक हुआ उसके बाद सीआईडी ने पहली गिरफ्तारियां की, और वो बंदे का नाम वाम आने लगा, और दिखने लगा कि ये लार्जर कनेक्शन है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, दिस इज नॉट जस्ट वन एग्जाम। तो बच्चे बोले यार मतलब अब तो हमें प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ेगा, सारे एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए जो इस एजेंसी ने कराया। उनका सिंपल सा था कि एजेंसी ही कॉम्प्रोमाइज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस एग्जाम, तो इसने जो भी एग्जाम्स कराए होंगे ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, तो इस एजेंसी वाले सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दो। सो इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व थे, एवरीबॉडी, इसमें गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व थे, इसमें कोचिंग वाले भी इन्वॉल्व थे, बिल्कुल। और एजेंसी तो थी मेन। एजेंसी, एग्जाम सेंटर्स, एवरीबॉडी। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि यहाँ पे तो पूरी जो चीज़ थी वो सामने आ गई है। स्टिल जो सी जनता पार्टी है वो इसमें इन्वॉल्व होके ये नहीं बोल रही है कि भाई दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिवली। उनके सोशल मीडिया पे ट्वीट्स आए, कुछ लोग शायद आए गए होंगे, बट वहाँ पे जो दिल्ली प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें उनका सिंपल सा डिमांड था कि भाई बंदा रिज़ाइन करे, एंड जो भी 2-3 डिमांड से। यहाँ पे तो सब धीरे धीरे आ गया है, तो यहाँ पे तो आपके पास अकाउंटेबिलिटी उस माइक्रो लेवल पे भी होती है, तो वो क्यों डिमांड नहीं की उन लोगों ने? व्हाट इज़ द रीज़न? तो फिर से झारखंड के साथ वही हुआ कि शुरुआत जब हुई प्रोटेस्ट, तो अगेन इतना ऑब्सक्योर है वो स्टेट या उसके इश्यूज कि ज़्यादातर लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इनफैक्ट ये तो गलत बात है ना, फिर तो फेक हो गया ना, फिर तो वही है जो है, यही है। बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, तो वो तो, और जंतर मंतर पे भी झारखंड वाले स्टूडेंट्स भी आए होंगे। बिल्कुल आए थे, इनफैक्ट झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और मैंने उनका वीडियोस देखा है, आए थे, क्यों नहीं आए, हर कोई आता है। इनफैक्ट मैं एक डिबेट में था एक दिन, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, तो उनको किसी ने ऐसे ही पूछा कि आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, ही इज़ अ वेल नोन प्रवक्ता, तो ऐसे उनको किसी ने पूछा कि यार दिल्ली में तो आप लोग बहुत एक्टिव थे, झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है? तो बोलते हैं देखिए, दिल्ली तो देश की राजधानी है, दिल है देश का, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, ओ, और जो ये सब उड़ीसा झारखंड में ये तुलनात्मक रूप से थोड़े छोटे राज्य हैं, तो इनका उतना महत्व नहीं आता। ईमानदार नेता था सर, कितना जो मन में था उसके बोल डाला उसने ना। तो कैसे करते हैं ये लोग ये? बाप रे। तो ठीक है, मैंने उस समय जो कहना था तो कहा ही, लेकिन सो बट दिस इज ट्रू। सो इनफैक्ट शुरुआत में भी जैसे हम लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की, क्योंकि मैं उसमें से बहुत सारे बच्चों को जानता था, आई पर्सनली फेल्ट फॉर देम। धीरे धीरे जब ना वो थोड़ा ट्रैक पकड़ने लगा, धीरे धीरे उसमें ट्रैक्शन आने लगा, तो थोड़े मीडिया हाउस आने लगे, इनफैक्ट थोड़े इंडिपेंडेंट वाले आने लगे, फिर उसमें और ट्रैक्शन आने लगा, तो फिर और लोग आने लगे, पीपल आर एक्चुअली फोर्स टू कम। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फिर ये बोलना शुरू कर दिया कि तुम कहाँ हो, द क्वेश्चन दैट वी आर आस्किंग। तो वहाँ पे तो बहुत, हाँ, दिल्ली तो में लोगों ने बहुत टैग कर वीडियोस करके पूछना शुरू किया कि कब आ रहे हो भाई, कब आ रहे हो, राइट। और टू ऑल द जितने भी फेमस रिपोर्टर्स दिल्ली में थे। सो झारखंड प्रोटेस्ट को दिल्ली प्रोटेस्ट से कंपेयर किया जा रहा है, और एक कॉमन इंडियन यही पूछ रहा है कि दोनों प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था लैंग्वेज का, और स्टूडेंट्स जिस हिसाब से खुद को कैरी कर रहे थे
उस प्रोटेस्ट में जिस हिसाब से थे। सो ये कैसे हुआ? मतलब झारखंड ने बता दिया कि भाई प्रोटेस्ट कैसे होना चाहिए। राइट। मुझे लगता है मैं दिल्ली प्रोटेस्ट के कॉज को भी सही मानता हूँ, राइट। जो नीट के एस्पिरेंट्स होंगे, उनकी फैमिलीज होगी, लार्जर जनता भी, सबको बुरा लगा जब नीट का पेपर लीक हुआ, तो कॉज सही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन प्रोटेस्ट में कि जो लोग लीड कर रहे हैं वो कौन है। किसी भी बहुत बड़े भीड़ का कैरेक्टर उसके लीडर से निकल के आता है। महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा तो सारे लोग अहिंसक रहे, अगर भीड़ का जो लीडर है वो बोल देगा हिंसा तो सब टूट पड़ेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स ह्यूमन। और भी यहाँ पे भीड़ का जो लीडर है वो कचौड़े खाएगा तो लोग वहाँ खाते रहेंगे। नहीं, आई मीन सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मैं दिल्ली के कॉज से वाकिफ रखता हूँ, लेकिन जो उसका लीडरशिप था, आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए उसको कर रहे थे, राइट। वो ना नीट के एस्पिरेंट थे, ना उनको एग्जाम से कोई लेना देना था। और ये इसमें भी रिफ्लेक्ट होता है कि जो उनके डिमांड्स उनको देखिए, उस डिमांड में एक भी डिमांड रिफॉर्म की नहीं रही। एक भी ये नहीं है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स कैसे ना हो, या शिक्षा व्यवस्था या परीक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हो। डिमांड्स क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, 1-1 करोड़ कॉम्पनसेशन मिले, और किसी एक्टिविस्ट पे केस ना हो। व्हाट इज फ्यूचरिस्टिक इन दिस, राइट। प्लस आपने उसको इतना पॉलिटिकल बना दिया कि जितने सारे नेता थे सारे पार्टियों के, सब आके अपना ज्ञान बखार रहे हैं। वहाँ कश्मीर की बात कर दे रहे हैं, उमर खालिद की बात कर दे रहे हैं, शरजील इमाम की बात कर दे रहे हैं, वहाँ पे योगेंद्र यादव पहुँच रहे हैं, वहाँ पे अरुंधति राय, मतलब एवरी एंड जस्ट वेरी आइडेंटिफाइड सेट ऑफ पीपल। ऐसा भी नहीं है कि बाई पार्टीजन पीपल है वहाँ पे, राइट। तो वो चीज़ झारखंड में नहीं हुई इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ पे जो, और इनफैक्ट कोई एक लीडर नहीं निकला, कोई एक पार्टी नहीं थी। जो अपियरिंग स्टूडेंट्स एग्जाम्स के, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि कोई इसमें एक लीडर नहीं है, ऑल ऑफ अस आर देयर इज अ स्टीयरिंग कमेटी और सब साथ में रहेंगे। और उन्होंने शुरुआत में ही, दूसरे ही दिन मुझे लगता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया वहाँ पे प्रोटेस्ट का, है ना। यहाँ पे किसी प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं होगी, कोई देश विरोधी नारे नहीं रहेंगे, कोई जाति धर्म पे बातें नहीं होंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये स्टेज नहीं दिया जाएगा। आप सॉलिडारिटी शो करने आ सकते हैं, लेकिन ये आपका स्टेज नहीं है। आप यहाँ के वो डिम्पल यादव के थे, वोट नहीं मांग सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दे दीजिएगा वो नहीं कर सकते आप, राइट। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, और इसके कारण ना एक मीडिया ने भी इसको बहुत अच्छे से पिक किया, राइट। और एक्चुअली आप देखेंगे वहाँ पे हम सब गए इनफैक्ट, क्योंकि अगेन अपने घर के बच्चे की तरह थे, सबने गए, सब लोग बात किए, क्या डिमांड्स हैं सुने, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की, लेकिन मन से कोई भी पॉलिटिकल भाषण नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे जो यही बच्चे थे, और बाद में जब उन्होंने भूख हड़ताल वहाँ पे शुरू की, 4 बच्चे वहाँ पे, 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे, भूख हड़ताल शुरू की। वो बगल में जो हेमंत सोरेन सीएम हैं, जिनसे वो न्याय मांग रहे हैं, उनके पिता की कटआउट बगल में रखते थे, शिबू सोरेन जी। वो शाम में एक मार्च निकालते थे, हर दिन शाम में, एकदम शांतिपूर्ण। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर का मार्च निकालते थे, रांची का जो मेन चौराहा है वहाँ पे, अल्बर्ट का चौक, वहाँ से घूमते हुए। उस मार्च में भी उनका कटआउट लेके चलते थे, उनकी फोटो की फ्रेम लेके चलते थे, राइट। सोचिए कितना, एक भी मैंने कम से कम बहुत अंत तक, 15 अगस्त तक तो सीएम के खिलाफ, राहुल गांधी के, किसी के खिलाफ भी कोई मुर्दाबाद के नारे तक नहीं लगते थे। इतना, और सिर्फ कॉज पे बात होती थी। और जो पूरी लिस्ट थी उन्होंने डिमांड्स की भी, वो भी इतना एक तरह से वो जायज़ लगती है ना, क्योंकि कौन से एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, आगे क्या उसमें अच्छा होना चाहिए, किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए हमें। तो उससे भी लगा यार, मतलब ये कितने जेन्युइन, और क्योंकि मैं वहाँ पे बार बार गया हूँ, तो जितने वहाँ बच्चे दिखते थे, सब एक्चुअल एस्पिरेंट्स। एक्चुअल कोई 5 साल से एग्जाम दे रहा है, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से दे रहा है, कोई 3 साल से दे रहा है, कोई अभी दिया था, सारे के सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पे एडमिट कार्ड लेके बैठे होते थे, तो भैया हमारा एडमिट कार्ड देख लीजिए कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, राइट। तो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग फॉर इट कि यार बड़े जेन्युइन बच्चे हैं। और ज़्यादातर, दूसरा एक बैकग्राउंड में भी डिफरेंस आ जाता है, उसमें ज़्यादातर बच्चे इतने गरीब परिवारों से थे। कोई 1000 रुपये लेके निकल गया था जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसको लगा 1-2 दिन वापस चले जाएंगे, प्रोटेस्ट तो लंबा चल रहा है, तो खाने पीने की चीज़ें नहीं है। शुरुआत में आप देखेंगे इनफैक्ट जब अटेंशन नहीं गया था, तो कुछ बच्चे थे वो ऐसे हाथ पे भात लेके खा रहे थे, सिर्फ भात ऐसी, मतलब हाथ पे कच्चा भात लेके खा रहे हैं। एक आध बच्चा था वो जैसे एक हाथ पे भुजिया रखे, वो एक हाथ से रोटी खा रहा है, प्लेट नहीं है ना। ये फिर जब वायरल होने लगे, इनफैक्ट शुरुआत में गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि एक टेंट लगा हुआ था, राइट, लेकिन वहाँ पे ना थोड़ा डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि एक जो ग्रुप था वो एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप था, करेक्ट। तो इन लोगों ने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, वी वॉन्ट टू बी वेरी ए पॉलिटिकल। तो उन्होंने कहा कि हम हट जाते हैं इस टेंट से, तो वो टेंट से हट गए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? एक जेल गेम करके एक छोटी पार्टी है वहाँ पे, उसका एक विधायक है, तो उसका एक नेता आ गया वहाँ पे कि आई लीड दिस, तो दे सेड नो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता हमें लीड नहीं करेगा, राइट, सिंपल। तो कहे कि हम इस टेंट से हट जाते हैं, तो हट गए। दूसरी तरफ वो टेंट लगाने लगे, सरकार ने मना कर दिया, अच्छा, नहीं लगा सकते, बोले एक ही टेंट लगाने की इजाजत है। और रांची में बहुत बारिश होती है, अभी बहुत बारिश हो रही है, राइट, तो 2-3 दिन तक वो पानी में भीगते रहे,
फिर लोगों ने उनको वो ब्लू वाला तिरपाल ला के दिया, उसके अंदर वो ऐसे बैठे रहे, ये 2 दिन तक चला, पानी में भीगते रहे वो, राइट। फिर बहुत लोगों ने जब बहुत प्रेशर आने लगा तो एक मेक शिफ्ट टेंट उनको लगाने दिया गया, फिर उन्होंने खुद से ठोक वोक के एक मेक शिफ्ट टेंट लगाया, फिर उसके अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ये जब ट्रैक्शन पकड़ने लगा, लोगों ने देखा यार बहुत जेन्युइन कॉज है, तो फिर सपोर्ट स्टार्टेड फ्लोइंग, लोगों ने खाना भेजना शुरू किया, लोगों ने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया। उस पूरे प्रोटेस्ट को उन लोगों ने कहीं भी ना वो मुद्दे से भटकने नहीं दिया। और इनफैक्ट देखिए वहीं पे कैरेक्टर दिखता है, जैसे एक आध लोग बीच में अगर कोई कुछ बोल भी दे रहा है, किसी नेता के खिलाफ कोई अपशब्द बोल भी दे रहा है, उसको सब तुरंत डिस्कार्ड कर दे रहा है, यार तुम ऐसे नहीं बात कर सकते हो, यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं कर सकते हो। तो दैट शोड द इंटायर कैरेक्टर। और इसलिए मुझे लगता है कि अंत तक इनफैक्ट उन्होंने पहले बहुत दिन वेट किया, फिर कहा हम विधानसभा मार्च करेंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन ऐसी भीड़ दिखी वहाँ पे विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, लाइक मतलब इम्पॉसिबल, ऑर्गेनिक। लोग 400 किलोमीटर से बाइक चला के आ गए, और रात में आया स्टेशन पे सो गए, ट्रेन भर भर के आ गए, रात में आया स्टेशन पे सोए, सुबह विधानसभा घेराव में पहुंच गए। इट वाज मैसिव मैसिव। तब सरकार को लगा थोड़ा कि यार हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा इनफैक्ट। और ये इन स्टूडेंट्स ने पत्थर भी नहीं चलाया, इन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल वायलेंस भी नहीं किया। इनफैक्ट आप वीडियोस देखेंगे उसी विधानसभा मार्च की, तो एक बंदा है उसमें, वो ना पत्थर ऐसे तोड़ रहा है फेंकने के लिए, और सब उसको घेर ले रहे हैं, बोले तुम क्या कर रहे हो ये। फिर एक और उसी का वीडियो देखेंगे, एक पुलिस वाला ना घिर गया है, कुछ मतलब एक लड़के से हाथापाई हो गई उसकी, तो कुछ लड़कों के बीच घिर गया और एक लड़का थोड़ा अग्रेसिव हो गया। बाकी लड़के उसमें तुरंत घुसे और पुलिस वाले को निकाल के लेके आए कि ये क्या कर रहे हो। तो दैट शोज द इंटायर कैरेक्टर ऑफ दीज स्टूडेंट्स। सो दैट इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। पुलिस वाले भी उसको फिर रिस्पेक्ट करते हैं इनफैक्ट। एक आम झारखंड का स्टूडेंट कैसे अलग है दिल्ली के स्टूडेंट से? कैसे डिफाइन करेंगे झारखंड के एक स्टूडेंट को? और देखिए अनफॉर्चुनेट है कि ये सवाल हमको पूछना पड़ रहा है एक स्टेट के स्टूडेंट को लेकर के कि वो दिल्ली के स्टूडेंट से कैसे अलग है। ये डिवाइड करने वाली बात नहीं है, बट दिल्ली के या फिर बॉम्बे के या मुंबई के या किसी बड़े अर्बन ज्योग्राफी के लोगों को समझना चाहिए कि क्या कैरेक्टर है वहाँ के स्टूडेंट का। यार एक्सपोजर की बहुत कमी है, राइट। चूँकि स्कूल्स कॉलेजेस के क्वालिटीज़ में बहुत डिफरेंस आ जाता है, बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो निकल के आते हैं नॉट फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड्स। वैसे एग्जाम्पल्स उनके पास नहीं है जिनको देख के उनको पता हो कि दीज आर द पॉसिबल करियर ऑप्शंस, ये सब कर सकते हैं। वो जो एक टिपिकल रूरल बैकग्राउंड का जो एक उसके डिसएडवांटेजेस है वो झेलना पड़ता है। और इसीलिए दूसरा रीज़न ये है, देखिए जो दिल्ली बॉम्बे या इवन सदर्न स्टेट्स में जहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर इज फ्लरिशिंग, जहाँ जॉब्स है, तो ना गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत प्रेशर नहीं आता है। सही बात है। और उसके एस्पिरेंट्स अगर जो गवर्नमेंट जॉब्स के होंगे भी ना, उसका डेस्परेशन लेवल उतना हाई नहीं होगा। सही है, क्योंकि ऑप्शन भी होता है, ऑप्शन भी होता है, राइट। प्लस ना सेम एक गवर्नमेंट जॉब के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का जो रेशियो होगा वो भी थोड़ा ठीक ठाक होगा, करेक्ट, जो जहाँ थोड़ी डेवलप्ड स्टेट्स होंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज की भी बहुत कमी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज की कमी है। प्राइवेट सेक्टर नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट, वो सिर्फ माइनिंग एक प्राइवेट सेक्टर और है ही नहीं उसके अलावा। तो उसके कारण ना घूम फिर कर जो बच्चों को दिखता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन है। सही है। तो जो थोड़ा बहुत संपन्न है वो थोड़ा माइग्रेट कर जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे चले गए, या अच्छे कॉलेजेस में पढ़े तो बाहर चले गए। लेकिन जो वहीं पे कॉलेजेस में पढ़े, उतना एक्सपोजर नहीं है, उतना कनेक्शंस नहीं है, उनको दिखता है यहाँ और क्या ऑप्शन है अपने पास, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सरकारी नौकरी करनी है। और सरकारी नौकरी थोड़ा लुक्रेटिव लगती है, सैलरी वाली थोड़ी अच्छी होती है, जॉब की गारंटी होती है, तो एवरीबडी ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स दैट। और इसलिए एक एक पोजीशन होगा, एक एक पोजीशन में 5000 लोग हैं, और वो भी ऐसा कुछ नहीं, बहुत एस्पिरेशनल पोजीशन है। पता चला ग्रेड 4 है, पीएन का रोल है, और उसके लिए एक एक पोजीशन के लिए 5000 एप्लीकेशंस है। ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स डिग्री वाले हैं, वो पीएन के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत प्रेशर आ रहा है, उसके लिए अनहेंस ना उस गवर्नमेंट जॉब्स का इतना डेस्परेशन हो जाता है लोगों को ना कि वो तैयार हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। और अब सोचिए क्या फ्रस्ट्रेशन होगी किसी को। मुझे याद है, मैं जेई की तैयारी कर रहा था 1 ही साल की, लेकिन उस 1 साल में कितना प्रेशर होता था दिमाग पे कि अरे वो कब एग्जाम हो जाए, मेरा रिजल्ट हो जाए, मैं इस लूप से बाहर निकलूं। जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है। दूसरा, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, आपको फिर भी लगता है कि मैंने एग्जाम दिया, थोड़ी अगली बार और मेहनत करेंगे तो शायद हो जाए, पता है कि 10 मार्क्स से चूका, यहाँ 10 मार्क्स से, यहाँ 20 मार्क्स से चूका। जब आपको ये पता चल रहा है मैंने एग्जाम दिया और फिर वो एग्जाम कैंसिल हो गया, पता चला अच्छा उसमें पेपर लीक हो गया था, पता चला उसमें सेटिंग हो गई थी, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ फेयर एग्जाम टू हैपन। और उस एक फेयर एग्जाम के होने में आप 10 साल से इंतजार कर रहे हो या 5 साल से इंतजार कर रहे हो, तो आपको लगता है यार एक एग्जाम तो दे दो मुझे फेयरली, मेरा होना नहीं होना तो सेकेंडरी है, एक फेयर एग्जाम मुझे दे दो, चांस दे दो एक।
तो इस कारण से वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है पूरे स्टेट के अगेंस्ट, पूरे मैकेनिज्म के अगेंस्ट। इनफैक्ट जो हैव्स हैं थोड़े सोसाइटी के, उनके अगेंस्ट उनको लगने लगता है कि ये हमारे दुश्मन है। वो सोसाइटी में डिवाइड दिखने लगती है उसके कारण करेक्ट, से। एब्सोल्युटली। और फिर भी इतना होने के बाद भी वो स्टूडेंट अपना कैरेक्टर नहीं को yes। मिस नहीं करता है, नहीं, वो नहीं, लिमिट क्रॉस नहीं करता है, वो लॉ ब्रेक नहीं करता है। क्यों? ये देखिए, कमेंडेबल है। और उसका रीजन है एक, देखिए जब भी आपका किसी चीज़ में स्टेक होगा ना तो आप बहुत सीरियस होंगे उस चीज़ को लेके। तो ये जो बच्चे हैं ये सारे एप्लीकेंट्स हैं, तो उनको पता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा, कहीं वीडियोग्राफी हो गई, दिख गई, पेपर में आया, कहीं मेरा एफआईआर में नाम आ गया, तो आगे मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो इतना सीरियस है कि भाई मुझे अपने कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं लगने देना है। कल को मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए थाना में ही जाना होगा, तो सभ्यता से करना है। सभ्यता से करना है, हाँ। लेकिन आपका जब स्टेक नहीं होगा उसमें, आपको जब लेना देना कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाओगे, भीड़ में 10-20 गालियाँ दोगे, पत्थर मारोगे, निकल जाओगे, मेरा क्या जाता है। विच इज़ वॉट हैपेंड इन सीजेपी वाले में। नॉन इन्वॉल्व लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, नीट एग्जाम से क्या मतलब, कोई लेना ही देना नहीं है, बस जंतर मंतर घूमने गए और मैं एंटी मोदी हूँ, 10 गाली दी मोदी को, चल दिया, मन में तसल्ली है। झारखंड के प्रोटेस्ट में आपको लगा कि सोशल मीडिया पे उतना कंटेंट पुश नहीं हो रहा है? क्या ये टेक का प्रॉब्लम है कि जानबूझ के वैसे कंटेंट को एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं कर रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जो सो कॉल्ड इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स या बॉम्बे के, मुंबई के जो, या एंटरटेनमेंट के जो सेलिब्रिटीज़ थे, उन लोगों ने उतना रील्स या वो नहीं बनाया। सो वो स्टूडेंट्स के बीच में था कि भाई ये वाई आर दे सपोर्टिंग अस, हम भी तो स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट्स को था दुख वहाँ पे, मतलब, या फिर एक्सपेक्टेशन थी, दुख क्या मतलब कि भाई मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। एक तो अगेन उस स्टेट का एक्सपोजर, वहाँ के प्रॉब्लम्स की एक्सपोजर बाकी जगहों में बहुत कम है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि ये स्टूडेंट्स मांग क्या रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग उतना डीप में अब नहीं जाना चाहते कि क्या हुआ जेपीएससी में, कैसे लीक हुआ, ऐसे वैसे। नीट का एग्जाम बड़ा सिंपलिस्टिक का, पेपर लीक हुआ तो खत्म करो, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन दिख रही है, जेपीएससी क्या होता है, मैंने तो नाम ही नहीं सुना, मैंने झारखंड ही नहीं सुना, तो पब्लिक सर्विस कमीशन तो बहुत आगे है फॉर एग्जाम्पल। पहला वो, तो लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू मेक दैट एफर्ट टू नो इट, राइट, क्योंकि इजी कंटेंट नहीं है ना, मेरे को पढ़ना पड़ेगा 1 घंटा बनाने के पहले। दूसरा, बहुत सारे, इनफैक्ट शुरुआत में हम लोगों ने बहुत उस पर फोर्स करना स्टार्ट किया, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, डिबेट्स में हम लोगों ने बहुत बोलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे नेशनल मीडिया ने पिक किया, डिबेट्स होने लगे उस पर। उसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारे वैसे लोग जो सपोजिडली आर न्यूट्रल, राइट। मेरे जितने जान पहचान के लोग थे, इनफैक्ट एटलीस्ट मीडिया हाउसेज, मैंने उनको बताया कि देखो दिस इज सच अ बिग थिंग हैपनिंग हियर। आप लोग एक पेपर लीक की बात कर रहे थे जो दिल्ली में, विच इज अगेन वो भी एक प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे यार मतलब पूरी की पूरी नौकरी बिक जा रही है, और एक आध नहीं, मतलब 20-20, 30-30, 6-6 साल से बिक रही है, मतलब। तो इफ यू रियली केयर अबाउट इट, प्लीज डू कम हियर एंड सी फॉर योरसेल्फ, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अस, टॉक टू द स्टूडेंट्स। धीरे धीरे बहुत सारे लोग आने लगे फिर, राइट, उससे थोड़ा हुआ। लेकिन फिर एक, इनफैक्ट आपने सही क्वेश्चन पूछा, इनफैक्ट एनडीटीवी पे शिव अरुण ने एक बहुत अच्छा उस पर डेटा बेस्ड प्रोग्राम किया between CJP का प्रोटेस्ट एंड झारखंड प्रोटेस्ट। ही शोड दैट जस्ट उसने कीवर्ड्स पिक किया, दिल्ली प्रोटेस्ट के, CJP, दिल्ली प्रोटेस्ट एंड ऑल ऑफ दिस, एंड झारखंड प्रोटेस्ट, रांची एंड ऑल ऑफ दिस, एंड कंपेयर किया दोनों के नंबर ऑफ कंटेंट्स, नंबर ऑफ ट्रैफिक, राइट। जब कंपेयर करना शुरू किया, तो जब CJP का प्रोटेस्ट अपने पीक पे था, तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टॉप 100 हैंडल्स क्रिएटेड कंटेंट ऑन दैट इन CJP। करेक्ट, झारखंड में 3 था। तो पहले तो क्रिएशन में ही प्रॉब्लम था, सही बात है। लेस पीपल वर स्पीकिंग अबाउट इट, टॉकिंग अबाउट। दूसरा, जो क्रिएट भी हो रहा था, तो एवरेज व्यूज पर रील जो होता है, राइट, पर कंटेंट, ड्रास्टिकली डिफरेंट था, ड्रास्टिकली डिफरेंट, राइट। एंड दैट इज वेयर जब हम वो मेटा और इन प्लेटफॉर्म्स की न्यूट्रलिटी की बात करते हैं बार बार, एंड दे से वी हैव नो रोल इन टू प्ले इन दिस, व्हाई वुड सच अ मैसिव प्रोटेस्ट विच सच क्राउड्स, मतलब शायद ही किसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने पिछले, मुझे लगता है 10-20 साल में वो क्राउड्स देखे होंगे जो मैंने विधानसभा मार्च में देखे थे, राइट, ऑर्गेनिक। उसमें हम लोग कोई नहीं थे, एक नेता नहीं था, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का, सबसे कमेंडेबल, सारे स्टूडेंट्स, क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई था ना क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई था, सारे स्टूडेंट्स, राइट। उसको क्यों नहीं आप, व्हाई इजंट इट नॉट बीइंग शोन टू मोर एंड मोर पीपल ऑन योर प्लेटफॉर्म? इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द एल्गोरिथम, और देयर इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू नॉट शो इट, ईदर ऑफ द टू। करेक्ट, या तो ऑटोमेटिकली ही एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है, या फिर डेलिबरेट छेड़छाड़ है उसके साथ। एंड दिस इज अ रियलिटी विच हैपेंड इन झारखंड। मुझे लगता है कि अगर बहुत सारे वैसे लोग हु रियली केयर्ड फॉर इट और वहाँ पे ग्राउंड पे आए, आई नो अ लॉट ऑफ दीज पीपल, कुछ का नाम लूंगा तो शायद गलत होगा, बाकियों का नाम नहीं लेना, बट हु केम देयर, उनके कारण मुझे लगता है
फिर धीरे धीरे इसने बहुत अच्छा पिक करना स्टार्ट किया। लोकल क्रिएटर्स कुछ वहाँ पे थे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की इस पे, सही राइट, जिसके कारण पिक करना स्टार्ट किया। तो फिर बाकी प्रेशर में आए। मैं तो बहुत सारे से लोग जानता हूँ इसको, इतनी बार बोले। इनफैक्ट फाइनली आपको पता है कि नहीं, सीजेपी वो दीपके ने फोन पे बात की, हाँ। क्योंकि इतना प्रेशर आ गया। अरे my अब God, आएंगे तो है बड़ा नहीं। अच्छा लगा। तो वीडियो कॉल पे बात करते हो, रिकॉर्ड करके उसने डाला। आप प्लीज झारखंड जाना तो वहाँ के स्टूडेंट्स को पूछना कि इस एहसान तले दबके कैसा लग रहा है उनको, दिपके के एहसान पे दबके कैसा लग रहा है उनको। कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, आपके सपोर्ट के बिना तो ये कुछ हो ही नहीं पाता। चीफ कचौड़ी ईटर ऑफ। ये भी बोला जा रहा था कि बीजेपी पीछे से फ्यूल कर रही है इस आंदोलन को, कितना सच है? और अगर कर रही थी तो अच्छे से क्यों नहीं किया? ये भी है भाई। नहीं, सी बहुत क्लियर थे हम शुरू से कि वी आर विद देम, कोई डाउट ही नहीं इसमें यार, क्योंकि जो कॉज इतना जेन्युइन है, एक तो नॉर्मली ह्यूमनली भी रहेंगे एंड प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इसलिए भी रहेंगे, दोनों तरीके से थे। ठीक है। बट वी ऑल्सो रिस्पेक्टेड द वेरी फैक्ट कि उन्होंने शुरुआत से ही कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे ये स्टेज नहीं देना चाहते। परफेक्ट। उस कारण उन्होंने एक दूसरे पार्टी से अलग टेंट बनाया, सोचिए। तो हम उनने उस चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट किया, तो हम वहाँ पे गए भी इनफैक्ट। और उसमें से बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग थे, छोटे भाई की तरह मैं मानता हूँ लोगों को। तो मैं हर दिन बात करता था, मैं कहता था यार मुझे हर दिन मन करता मैं आऊँ तुम लोगों के साथ, बस बैठूँ ऐसे 1 घंटा, लेकिन मुझे पता है कि मैं आऊँगा, बैठूंगा तो 10 लोग फोटो खींचेंगे और तुरंत उनके हैंडल से चलने लगेगा, ये बीजेपी वाला स्पोक्स पर्सन वहाँ बैठा हुआ है, देखिए। सो मन मार के कहता था यार मैं इसलिए बस नहीं आ रहा हूँ, बट वॉट एवर हेल्प यू नीड आई एम देयर फॉर यू, राइट। हमारे नेता सब वहाँ गए, उनसे बात की, वी वर देयर, खाना वाना अरेंज करने में, हर चीज़ की सपोर्ट में। जब वो पानी में भींग रहे थे तो टेंट वेंट लगवाने में वी प्रेशर्ड एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड कि लगना चाहिए। वी वर देयर ऑल टुगेदर, इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है। अगर नहीं होते तो शर्म की बात होती। बट हम लोग ना वहाँ पे उस स्टेज का यूज़ किया, ना विधानसभा मार्च में हम लोग गए। इनफैक्ट जब वो विधानसभा मार्च कर रहे थे तो हम लोगों ने जानबूझ के कहा, इनफैक्ट वेरी कोवर्टली, हम लोगों ने सीएम हाउस का घेराव कर लिया सुबह सुबह। फिर वी वर अरेस्टेड एंड सेंट टू अ सेपरेट प्लेस बिकॉज वी सेड कि हम वहाँ जाएंगे और फोटो खींच के सबसे पहले यही नैरेटिव चलाएंगे, ये बीजेपी वाले का प्रोटेस्ट। वी डिडंट वांट टू टेक क्रेडिट फॉर देयर ओन प्रोटेस्ट। सो जब बड़े सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको कैसे देखा जाए कि उनको, बिकॉज उनके लिए कोई सिंपल कॉल टू एक्शन नहीं है कि भाई किसी का इस्तीफा तो मांग नहीं रहे हैं, या उनके लिए सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट, या फिर उनके आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट नहीं करता ये, तो इसीलिए उन्होंने नहीं किया। एंड चौथा, क्योंकि ये ट्रेंड में नहीं है तो मैं करके क्या फ़ायदा, बिकॉज मतलब रेलेवेंस तो नहीं है, और सीजेपी के अगर बनाना है सो आई विल बी रेलेवेंट क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दे नॉट मेकिंग वीडियोज इन सपोर्ट ऑफ झारखंड प्रोटेस्ट vis-a-vis CJP? For a lot of people, I would say there's a very clear ideological stance. Okay. है ना, कि वो दिख जाता है, भले माने ना माने। और वो दिखा बहुत सारे वैसे लोगों का जो दिल्ली प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव थे और झारखंड प्रोटेस्ट से एकदम गायब थे। मान लीजिए 1-2 दिन का प्रोटेस्ट चलता तब भी मान लेते कि उसी दिन आप बिजी हैं, अचानक से नहीं आ पाए, या 26 दिन तक प्रोटेस्ट चला। करेक्ट। कभी भी चाहते तो आ सकते थे, आना तो छोड़ दीजिए, बीच में कभी भी कम से कम सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर देते, सरकार को क्रिटिसाइज कर देते, रिक्वेस्ट कर देते सरकार को कि इनकी बातें मान लीजिए, कुछ तो दिखा देते आप। तो एनीबडी हु हैज नॉट डन इट, आई डोंट थिंक फिर उनको बोलने का हक है कि मैं न्यूट्रल हूँ या मैं सारे स्टूडेंट्स का भला चाहता हूँ, वो फिर रेटरिक पे मैं नहीं जाता। तो मुझे इसलिए लगता है कि साफ साफ जो उस आइडियोलॉजिकल स्टांस वाले हैं जिनके लिए एंटी मोदी, एंटी बीजेपी इज दी आइडियोलॉजिकल स्टांस, दे डिडंट वांट टू गो देयर। इट वाज एज क्लियर एज दैट। चाहे स्टूडेंट्स का कॉज कितना भी सही हो उसमें, तो मुझे लगता है उस कारण से भी बहुत सारे लेफ्ट वाले लोग नहीं थे। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली मैं वो लेफ्ट का बता दूं आपको, जो लेफ्ट की वो आयसा की लेडी है नेहा, who was fasting here on CJP stage, नेहा बोरा। वो अपना बोरा लेके वहाँ भी पहुंची थी। And very interestingly, what they did, what they said कि मैं आ रही हूँ, तो लोगों ने साफ साफ कहा कि आप आइए, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कीजिए, हमारे साथ बैठिए, ये मंच आपका नहीं है, यू कैन नॉट लीड अस, राइट। वो आई, उसके बाद उसने कहा कि 10 तारीख को इन लोगों ने विधानसभा मार्च निकाला, हम 7 तारीख को ही करेंगे विधानसभा मार्च। अच्छा। और आके उन लोगों को समझाने लगी कि आज हम लोग निकाल रहे हैं 7 तारीख को विधानसभा मार्च, आइए हम लोगों के साथ चलिए। मना कर दिया उन लोगों ने, कहा वाई शुड वी, मतलब आपका विधानसभा मार्च आपका होगा, आपके अपने कॉज के लोग आप कीजिए, हम लोगों ने 10 तारीख को बुलाया है, इफ़ यू वांट टू कम एंड जॉइन अस एज अ नॉर्मल पर्सन। फिर लोगों का जो भी है फेल किया, फिर इन लोगों ने अलग टेंट लगा लिया वहाँ पे आयसा का। अच्छा। 10 लोग बैठ के वहाँ पे डफली बजा रहे हैं, 2-3 दिन बजाया उन लोगों ने, फिर वो टेंट हटा दिया क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं आए। बिकॉज अगेन इन लोगों का ये बहुत क्लियर था, और सारे स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स इनके साथ थे
ये जो एकदम ए पॉलिटिकल ग्रुप था, उन लोगों ने उसका नाम रखा JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच, दैट्स इट। तो फिर ये लेफ्ट वाले और रुके नहीं वहाँ पे? व्हाट वुड दे डू? क्रेडिट नहीं मिलता कुछ, तो उन्होंने कहा कि हम इनके डिमांड्स के साथ हैं और मतलब जो भी मांग रहे हैं सही मांग रहे हैं, बस करके चले गए। तो जैसे भारत सरकार ने टाइगर बचाओ किया था, वैसे अब टाइगर्स ने लेफ्ट बचाओ का आंदोलन चला। मीडिया ने अटेंशन दिया था आपके प्रोटेस्ट को, या बहुत लेट दिया आपको लगता है? और या फिर अगर कोई नेता आ जाता तो फट से दे देती मीडिया अटेंशन? स्लाइटली लेट टू द पार्टी आई वुड से। शुरू में कुछ क्रिएटर्स आए जिन्होंने कवर करना जब स्टार्ट किया, ट्रैक्शन मिलना उसको शुरू हुआ। इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स थे, फिर थोड़े से जो डिजिटल चैनल्स थे दे केम, एंड देन द मेन स्ट्रीम मीडिया केम स्लाइटली लेटर, बट ठीक है, फाइनली कुछ सब आ गए इंडिपेंडेंट थे। जर्नलिस्ट दिल्ली से गए और वो सरकार का पक्ष रखने लगे, तो उनको लोगों ने बहुत बोला कि भाई बिल्कुल, आपने हमारा पक्ष नहीं रखा और सरकार को आप बता रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कि वहाँ पे जाके उन्होंने एक तरह से, इनफैक्ट वन ऑफ द चैनल्स, अगेन आई डोंट वांट टू टेक द नेम, उसने जाके सबसे पहले एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि जैसे ही JPSC का ये पूरा मामला पता चला, हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया, CID एक्शन में आई और 20 लोग गिरफ्तार हो गए, चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है और उसके मेंबर्स से पूछताछ हो रही है, ये पता चला है, फिर भी छात्र और भी एग्जाम्स कैंसिल करने की उनकी मांग रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने तो वैसे तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन आगे भी शायद इस पे सोचेंगे। मतलब वो पहले पूरा उसने पुलिंदा पढ़ा कि हेमंत सोरेन जी कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा कर देंगे तो और आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे भी लोग थे, बहुत सारे चैनल्स थे। तो उनको लोगों ने पूछा आप पार्टी हैं या ब्रोकर? अच्छा, ये प्रेशर बहुत आ गया था यहाँ के ना सोशल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं कि भाई आप झारखंड पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? करेक्ट। उनको बहुत आया क्योंकि स्टूडेंट ही है ना, तो स्टूडेंट कहीं का भी हो उसके लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जटिल प्रॉब्लम है, बिकॉज छोटा स्टेट है, बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो वहाँ के लिए तो आपको और ज़्यादा बोलना चाहिए था। और डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो प्रकाश राज के लिए भी दिल्ली कर्नाटक से उतना ही दूर है जितना झारखंड है। करेक्ट। 1790 समथिंग आया, 1800 के कमी करीब। है। तो वो नहीं आया, शबाना जी भी जूस लेकर नहीं आई है ना, और सोनाक्षी जी भी वहाँ पे None of those कुछ नहीं big बनाया names. वीडियो Yeah, ने। none of those और big names. यहाँ झारखंड में कोई लड़की ऐसे पुलिस का वैन के ऊपर उसको राहुल गांधी मिल रही है। वहाँ पे कोई ड्रामा इस प्रकार का नहीं हुआ। नहीं, बट वाई राहुल गांधी इज मीट ऐसे, मेरे को आप किससे मिलो, मेरे को क्या लेना है भाई आप? See, it's very clear again. बट आप उनसे मिल रहे हो जिन्होंने वो किया, और आपने झारखंड के स्टूडेंट से राहुल गांधी नहीं मिले। इसमें क्या है? मतलब सी, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पॉलिटिक्स करते नहीं, समझते भी नहीं है, बट एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर राहुल गांधी वहाँ जाते ना तो हीरो बन जाते। हाँ, yeah. तो क्यों नहीं बन रहे हो हीरो? एंड दे वर रिक्वेस्टिंग, इनफैक्ट राहुल गांधी से फोन पे उन्होंने बात की। राहुल गांधी ने फोन किया, इनफैक्ट जब बहुत प्रेशर आने लगा, उन लोगों बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। वहाँ जैसे दिल्ली के प्रोटेस्ट में बहुत क्लियर आप देखोगे, शुरुआत से ही बहुत एक गुस्सा था, और शिक्षा मंत्री, गडकरी जी, प्रधानमंत्री, सबको गालियां दी जा रही थी। तो इवन समबडी वुड हैव गॉन देयर, आई डोंट नो वो कितना फ्रूटफुल या कितना शांति से वो बातचीत हो पाती। यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग कि राहुल जी प्लीज़ आप आइए, आप नेता हैं हमारे, आप मुख्यमंत्री के साथ आप लोग का गठबंधन है यहाँ पे सरकार में, तो हम आपको बुलाते हैं यहाँ पे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एकदम विनती कर रहे थे वो। बगल में उसी समय वो प्रयागराज में आके वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे थे प्रयागराज से, फिर वो पुणे जाने वाले थे हर जगह, एक रांची में भी कर देते छात्रों की गूंज यार। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फॉर एनीबडी हु सेज ना कि हु टेक्स अ वेरी मॉरल हाई स्टैंड एंड सेज कि मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ, तो दीज सिचुएशंस हो कि आप कितना छात्रों के साथ खड़े हो एक्चुअली में दिखा देती है सिचुएशंस। क्योंकि यहाँ पे सचमुच उनके पास शो स्टॉपर बनने का फुल मौका था। और सी, आपको देश के स्टूडेंट्स का साथ चाहिए या झारखंड राज्य में एक पार्टी के साथ आपकी का गठबंधन है, तो अगर दोनों को वैल्यू भी करें, तो हम जैसे कॉमन लोग भी उसमें वैल्यू समझते हैं कि भाई सारे स्टूडेंट्स आपको हीरो मान लेते हैं। बिल्कुल मानते हैं ना, बट आपने उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया एंड यू डिडंट गो देयर। नो। सो इंडिया में आपको लगता है एक स्टूडेंट राइट्स मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, दोनों दिल्ली और झारखंड के प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, तो वो उस कमेटी के पास जाएं सड़क पे उतरने के बजाय, क्योंकि स्टूडेंट की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको किस काम में लगा रहे हो कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हो? प्रोटेस्ट काम नहीं है, उसका काम है लाइफ को आगे बढ़ाना, देश में कंट्रीब्यूट करना। इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट या सरकार के अगेंस्ट उसको सड़क पे उतरना पड़े, तो यही सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। आई एग्री। कोई एक राइट आंसर नहीं है इसका। सो फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि पहला तो ये है कि जो पूरा एजुकेशन प्रोसेस है हमारा, एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम, स्किलिंग सिस्टम, और फिर उससे जो आप जॉब्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरा जो साइकिल है उसको आपको और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा।
देखिए कई बार क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ को आप आइसोलेशन में देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज देख रहा हूँ कि मैं आज एक स्कूल गया, फॉर एग्जांपल जो इनका स्कूल वाला मूवमेंट चल रहा है सीजेपी का, फॉर एग्जांपल। तो स्कूल जा रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ स्कूल में बेंच नहीं है या बेंच टूटी हुई है, फॉर एग्जांपल बुरी चीज़ है, मानता हूँ, वो अच्छी होनी चाहिए, बट यू विल ऑल्सो हैव टू सी द डिस्टेंस वी हैव ट्रैवल्ड, राइट। अब उस डिस्टेंस ट्रैवलिंग में आप कितना जल्दी उस पूरे साइकिल को इतना अच्छा कर पाते हैं कि कोई भी एक बच्चा जब स्कूल एंटर करता है तो एक बेसिक एश्योरेंस होता है पेरेंट्स को कि वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो प्रॉपरली वो स्किल्ड होके स्कूल से निकलेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है मुझे इस बात की। ठीक है। जैसे जो चीज़ हमारे यहाँ अच्छे कॉलेजेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी का बच्चा IIT-IIM में चला जाता है तो पेरेंट्स एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब चला गया है तो अच्छा ही करके कुछ निकलेगा, ठीक है, राइट। सिमिलरली स्कूल्स में वो कॉन्फिडेंस है क्या? अब इसमें किसी एक गवर्नमेंट को आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें सेंटर को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, स्टेट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन तो स्टेट्स के अंदर आती है, सो एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले। दूसरा जो ग्रीवांस मैकेनिज्म है, मुझे लगता है जनरली सरकारों को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए इस प्रकार की कोई भी इसमें प्रॉब्लम। अब अगेन बहुत सारे इसमें लोगों की प्रॉब्लम आई। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक स्कूल को ही लेता हूँ, मान लीजिए एक स्कूल में बहुत सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या आपको पता है कि स्कूल्स में जैसे स्कूल को रन करने के लिए वहाँ पे जो जिस एरिया में है तो उसकी एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उसके प्रिंसिपल को सीनियर टीचर्स होते हैं और वहाँ के आसपास के लोग होते हैं, अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कुछ वहाँ के गणमान्य लोग होते हैं। इसका काम होता है इन चीज़ों पर डिस्कस करना और एक कॉन्डुइट बनना सोसाइटी और स्कूल के बीच, ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन। बहुत जगहों पे ये जो SMC होती है, स्कूल मैनेजिंग कमेटी, ये एकदम डिफंक्ट होती है। सही बात। तो अगर ये शायद अपने इतने अच्छे से काम करती तो आगे एस्केलेट ही ना होता। करेक्ट। दूसरा, जो हमारे सरकारी स्ट्रक्चर्स है उसमें ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं हर ब्लॉक के लिए। जो एक ब्लॉक में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसका एक तरह से वो ही इज द इंस्पेक्टिंग और द हेड एक तरह से। और कितने जनरली क्या होता है नंबर्स? सो एक डिस्ट्रिक्ट अगर आप पकड़ेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज आपको करीब 2 से 3 हज़ार सरकारी स्कूल्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। मिड साइज डिस्ट्रिक्ट में 2000 आप एवरेज पकड़ सकते हैं। एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एक ब्लॉक में होता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 5-6 ब्लॉक आप पकड़ लीजिए, तो एक ब्लॉक में करीब आपको 300 से 400 स्कूल्स हो गए। ओके, तो वो 400 स्कूल की मेंटेनेंस, रेगुलरिटी, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स क्या हो रहा है स्कूल में उसका? सरकारी स्कूल्स की कम से कम। और ये क्या लेवल का ऑफिसर होता है? सो गवर्नमेंट आप देखेंगे, मुझे लगता है ग्रेड 2 का या ग्रेड 3 का ऑफिसर होगा ये। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों को मिड डे मील मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्लासेस हो रही है, नहीं हो रही है। और अच्छा, मिड डे मील में मैंने देखा है यूपी में एक आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्कूल में मेरे एक रिलेटिव हैं, तो शाम को 7 बजे मेरे साथ कहीं जा रहे थे और कार में उनको आया, हाँ आज एक ही एप्पल गया है, तो उनको एप्पल का भी हिसाब देना पड़ रहा है कि कितने फल गए आज, बच्चों को कितना फल मिला, कितना नहीं गया, तो विच इज अ गुड पॉइंट। सो अगेन वो जो BO है, फिर उसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है। ठीक है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है, 2-3 हज़ार स्कूल उसके पास है। एग्जैक्टली। फिर DO के ऊपर जो फाइनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो है, राइट। नाउ उनका काम ही ये है कि इन स्कूल्स में जो प्रोसेसेस हैं, सो फॉर एग्जांपल स्कूल्स में टीचर सफिशिएंट हैं कि नहीं, वहाँ बच्चे जो मतलब इनरोल्ड है वो आ रहे हैं कि नहीं, अटेंडेंस है कि नहीं, समय पे एग्जाम्स हो रहे हैं कि नहीं, बच्चे नेक्स्ट लेवल पे ग्रेजुएट कर रहे हैं कि नहीं, मिड डे मील्स मिल रहे हैं कि नहीं, स्कूल में इनफ क्लासेस हैं कि नहीं, ब्लैक बोर्ड्स हैं कि नहीं, बेंचेस हैं कि नहीं, इन सब का ख्याल रखना। और जहाँ भी नहीं एस्केलेट करना, वो DO को एस्केलेट करेगा, DO DC को बोलेगा, जहाँ जो कमी है उसको फिर फाइनली ठीक की जाएगी। ठीक है। तो अगर ये मैकेनिज्म्स अपने आप थोड़े अच्छे से काम करें, इसके मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स भी हैं, कितना बढ़िया बना है सिस्टम, कितना अच्छा है, बस काम ही तो करना है भाई तेरे को। एग्जैक्टली। सो बट अगेन क्या होता है ना, फाइनली हर चीज के लिए हम एक स्केपगोट ढूंढते हैं कि एक बंदा कौन है, तो एक बंदा धर्मेंद्र प्रधान है। बट एनी सिस्टम, टू रन एनी सिस्टम, टू स्पॉइल एनी सिस्टम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पीपल। सो फॉर एग्जाम्पल जब आप नीट वाले में जाएंगे, बहुत लोग उस डिटेल में नहीं गए कि लीक हुआ कैसे। जैसे हम लोग झारखंड में बात कर रहे थे कि नौकरियां बिक रही है, एवरीबडी इज इन्वॉल्व टॉप टू बॉटम। नीट में क्या हुआ, पेपर लीक कैसे हुआ? जो एग्जाम का पेपर सेट करते हैं टीचर्स, जो क्वेश्चंस देते हैं कि ये क्वेश्चंस डाले जाएंगे उस पेपर में, वो भी एक टीचर सारे क्वेश्चन सेट नहीं करता है, मल्टीपल टीचर्स आर इन्वॉल्व। और जहां वो सेट करते हैं वहां से वो कुछ ले नहीं जा सकते हैं, फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस याद करके वहां से जाते थे, फिर अपने रूम पे जाके वो क्वेश्चंस लिखते थे और पूरा क्वेश्चंस लिख के फिर उसको उन लोगों ने लीक किया बाहर। ना ये तो ह्यूमन लेवल पे इतना करप्शन है, इस लेवल पे है, सही बात है। तुम कहाँ तक रोकोगे जब इंसान ना करप्ट होने पे आतुर हो जाए। करेक्ट। कि भाई मैं मानूंगा ही नहीं,
राइट? सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पीपल टू रन एनी सिस्टम, टू स्पॉइल एनी सिस्टम. तो इसमें भी मैं वही बोल रहा हूँ कि BO हैं, DOs हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, फिर एजुकेशन का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है स्टेट में, एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, उसका एक मंत्री होता है. दिस इज एंटायर वेल ऑयल्ड मशीनरी, राइट? तो एवरीबडी विल हैव टू. नेक्स्ट, जब भी मैं डेमोक्रेटिक साइड पे आता हूँ, आप बोलते हो प्रोटेस्ट करने का अधिकार आपका है, मैं मान गया जब कुछ गलत हो रहा है. तो क्या आपके गांव में जो स्कूल है वहां पे जब शिक्षक नहीं आता है या वहाँ पे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वालों ने विरोध किया? जब उसने भी कुछ नहीं किया तो क्या वहाँ के गांव वालों ने विरोध किया? और क्या आपने वहाँ के विधायक से फिर अकाउंटेबिलिटी मांगी या अपने MP से और कहा कि अगली बार तुमको वोट नहीं देंगे? इस पे किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि इट्स वेरी इजी टू आस्क फॉर रेजिग्नेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या मतलब अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की, लेकिन अगर आपको आपके BDO से काम कराना ना, मुखिया से मांग लो थोड़ा रेजिग्नेशन. आपको बताएगा अच्छे से, वो बोलेगा कि मैंने पैसे दे के तुमसे वोट लिए हैं, तुम मुझसे रेजिग्नेशन मांगते हो. सिंपल है ना. सो सी अगेन इट्स वेरी इजी टू मतलब किसी दूसरे के ऊपर ना ब्लेम डाल देना. जब मुझे वोट देना होगा तो मैं पैसे लेके वोट दूंगा उस विधायक से, तो मैं उससे सवाल नहीं कर पाऊंगा ना. सही बात है. और फिर विधायक बोलता है सड़क तो बन गई, अब और कितना करवा दूं मैं तुमसे. तो हम लोग नीचे से जब क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे ना, अगर एक गांव चाह जाए, फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, एंड देयर आर विलेजेस इन दिस कंट्री, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा गांव जो जागरूक है ना और वहाँ के पेरेंट्स जागरूक हैं, अगर वो चाह जाएंगे कि यहाँ का स्कूल अच्छा हो ही नहीं सकता कि वो खराब हो, मान ही नहीं सकते वो खराब हो. टीचर्स डर के मारे आएंगे और पढ़ाएंगे. उनको पता है कि पेरेंट कल को आके मेरे से पूछेगा प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है. सही बात है. टीचर्स क्यों इतने सजग होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा सा भी कुछ बच्चे से गलत हुआ, ये घर जाएगा, पेरेंट्स पूछेगा आज स्कूल में क्या क्या हुआ, इसने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, पेरेंट्स दूसरे दिन धमक जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, राइट, कि मैं फीस दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए. अगर सेम मैकेनिज्म सरकारी स्कूलों में होने लगे तो इतने ऊपर जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी उसी लेवल पे तय होगी और काम सॉल्व. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो हर चीज़ के लिए सबसे ऊपर में हर चीज़ का हर लेवल पे मैकेनिज्म है, एंड देयर आर एस्केलेशन मैकेनिज्म्स. करेक्ट. तो आप अपने लेवल पे क्या उसको सॉल्व करो. सेकंड, हम लोग इन चीज़ों की बात ना, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी मांगने की बात आती है इलेक्शंस के समय, इलेक्शंस के समय हमने कभी बात होती नहीं दिखी है शिक्षा पे यार. उसमें क्यों नहीं बात करते हो शिक्षा पे, या स्कूल्स की मांग क्यों नहीं करते? उस समय वोट दे दोगे अपनी जात पे, पैसे लेके, दारू लेके, हर तरीके से वोट कर देंगे. सो इफ समथिंग इज रॉन्ग इन आवर सोसाइटी, एवरीबडी हैज टू बी ब्लेम्ड. एब्सोल्युटली. एंड मैं इसमें इंदौर का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार वहाँ पे अगर चाहती, मोदी जी तो इतने टाइम से बोल रहे हैं कि भाई सफाई रखो, सब सही रखो, लेकिन इंदौर ने कैसे कर लिया? क्योंकि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा वो हो गए कि आज आप जाइए और अगर एक कॉमन जगह पे जाके आप फेंकिए तो लोग आपको टोकते हैं, क्या फेंक रहे हो भाई, कैसे फेंक रहे हो. करेक्ट. और आप जब प्लेन से उतरेंगे ना तो जब थोड़ा और नीचे आता है तो गलियाँ दिखती हैं, वो गलियाँ साफ दिखती हैं इंदौर की. सो इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि लोग चाहेंगे तो चेंज हो जाएगा. सो इसमें मैं बस एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि जो BLO है या फिर BEO है और जिसके अंडर 500 स्कूल आता है, क्या इसके पैरेलल कोई एक प्राइवेट बॉडी भी आ सकती है जो वो एग्जीक्यूशन को करवाए, या इट इज़ टू डिफिकल्ट? ऑफ कोर्स भारत के बारे में बात करें तो कैसा मॉडल है जहाँ पे प्राइवेट एंटिटी सपोर्ट करती है? सी प्राइवेट एंटिटीज पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो भी हैं. हाँ. सो क्या होता है कि कभी भी ना, अगर आप रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, आप उसमें डुअलिटी अगर रखोगे या कंफ्यूजन रखोगे तो कभी वर्क नहीं करेगा. ठीक है. वो एक ही हो सकता है. सपोर्ट लोग कर सकते हैं. सो बहुत सारे इंडिया के जगहों में, खासकर जो थोड़े से पिछड़े जगह हैं, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे फाउंडेशंस रन करते हैं. सो फॉर एग्जांपल जैसे विप्रो अपने फाउंडेशंस रन करता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो स्पोर्ट्स के फाउंडेशंस रन करते हैं, तो क्या करते हैं, स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करेंगे. सो स्पोर्ट्स वाले ना, वो कोई 1 घंटा स्कूल से बोलेंगे हमें दे दो, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोलैबोरेट कर लेंगे DC से, और 1 घंटा ना वो स्पोर्ट्स का क्लास वहाँ पे कुछ कराएंगे, अपना एक कोच रख देंगे. कोई ऐसा एक फाउंडेशन है ना, वो मैथ्स का और इंग्लिश का जैसे वहाँ पे क्लासेस कर लेगा एडिशनली अपने रिसोर्सेज से. तो ऐसे बहुत सारे हैं. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे असर है, वो क्या करता है, हर साल पूरे कंट्री में स्कूल्स को ऑडिट करता है और बहुत अच्छी एक रिपोर्ट निकाल के लाता है कि अच्छा, उसका सैंपल सेट बहुत अच्छा होता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके पास डेटा होता है कि रांची डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स में जब मैं गया तो 5th क्लास के बच्चे 2nd क्लास का सम सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं, उसके परसेंटेजेस वो पूरा देता है. एंड ईयर आफ्टर ईयर रिपोर्ट्स देता है, और कम से कम मुझे लगता है पिछले 15-20 साल से वो रिपोर्ट्स आ रही हैं और मैं हर साल उसको पढ़ता हूँ, और उसको आपको दिखता है कि स्कूल्स में कितना चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट. तो उसको आप यूज़ कर सकते हो. अमेजिंग. नहीं, ये बहुत सही है. तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है या वो है जहाँ पे ब्लॉक लेवल का या विलेज लेवल का
जो स्कूल है या हॉस्पिटल ही है फॉर दैट मैटर, वो अपना ग्रीवियंस या वो अपना कंप्लेंट डाल सके और उसका कोई ऑडिट होता है कि वो कितने सॉल्व हुए। जैसे नायक फिल्म में क्या था ना कि आप एक शिकायत का डब्बा डाला है, आप जिस दिन ये डब्बा खाली हो जाएगा उसी में समझूंगा कि यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और एक भी रहेगा तो मैं उस बंदे को बर्नर पे रखूँगा। राइट। सो तो सरकार के इंटरनल पोर्टल्स हैं, जैसे स्कूल्स के लिए मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन पोर्टल्स, मैं उसका नाम थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ठीक है। सारे स्कूल्स में से रजिस्टर्ड है, जितने टीचर्स है, क्लासेस ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। अब ज़्यादा जगह पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गया है, जो स्टूडेंट्स का अटेंडेंस है वो बहुत मेंटेन्ड है। सिटीजन्स के लिए मुझे लगता है अभी तक वैसा, क्यों बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, जनरल हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं, राइट। जन संवाद कहीं उसको बोलते हैं, अलग अलग नामों से है। ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्टेट में नहीं देखता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो जनरली कंप्लेंट्स रजिस्टर हो जाते हैं, कुछ कुछ सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे उसके सॉल्व होते मैं अभी तक नहीं देख पा रहा। एंड आई थिंक वो तभी हो पाएगा जब, जो हम बात कर रहे थे कि जब वहाँ की जनता को वो चाहिए। जैसे उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज में खाने को लेकर के और सीट्स को लेकर के, ये इतनी रेगुलर प्रॉब्लम्स होती थी, आज वो काफ़ी हद तक करेक्ट होती है, क्योंकि एंड वो इमीडिएटली वो उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कि आप अपना कोच और अपना सीट डालो, फटाफट पुलिस वाला या टीटी आता है और वो आपको करता है। खाने वाले डरते हैं, खाने वाले लड़ जाते हैं, जिनका ठेका है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, कि तुमने कंप्लेंट कैसे किया, तुमने तो 80 का 130 में। तो जो आप खाने के लिए कर रहे हो, अगर वो पढ़ने के लिए भी चाहोगे तो गवर्नमेंट को प्रेशर में आके करना पड़ेगा। मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ हॉस्पिटल्स का, जस्ट एक पैरेलल एग्जांपल। ज़्यादातर जगहों पे जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं गांव में, राइट, प्राइमरी के बाद थोड़े से एक बड़े रीजन के लिए कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर होता है, उसके बाद टर्शियरी होता है। टर्शियरी आपके बड़े हॉस्पिटल्स हो गए शहरों में। ज़्यादातर पीएचसीज में और सीएचसीज में जो डॉक्टर्स अपॉइंटेड होते हैं वो थोड़ा बहुत कभी कभार चल जाएंगे और अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। ये टर्शियरी में भी, ये पूरे इंडिया का हाल है। वहाँ के गाँव का हर एक व्यक्ति ये जान रहा है, उस एरिया का हर एक व्यक्ति ये जान रहा है कि डॉक्टर साहब आए थे, सुबह 1 घंटा बैठे, उसके बाद जाके अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं। क्या पूरे गांव वाले मिलके कभी उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया? फिर उसके प्राइवेट क्लिनिक में जाके वो दिखाते भी हैं, उसको अपनी वो नियति मान लेते हैं कि ऐसा ही चलता है तो क्या कर ले। एंड एवरीबडी नोज दिस, इट इज नॉट इवन अ सीक्रेट। वही डॉक्टर इतना ज़्यादा फेमस है प्राइवेट में, वो छुप के तो कोई प्रैक्टिस कर नहीं रहा, उसके घर के बाहर 100 पेशेंट्स की भीड़ लगी हुई है और वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर खाली है। तो क्या हमने, अब इसके लिए हम किसको ब्लेम करेंगे? हेल्थ मिनिस्टर को कर सकते हैं क्या? सही बात है। हम वहाँ पे क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? वहाँ पे अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को विरोध कर सकते हैं, वहाँ के विधायक को बुला सकते हैं, एमपी को बुला सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे अगर हमें ऑर्गेनाइज और प्रोटेस्ट ही करना है, लेट्स स्टार्ट एट द वेरी बेसिक ऑफ इट ना, एकदम बेस अपने गाँव में। झारखंड को लेकर अक्सर ये पूछा जाता है कि मिनरल्स हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो, इतना रिच स्टेट है लेकिन स्टेट रिच नहीं है, लोग रिच नहीं है, उसके बारे में इतनी बात नहीं होती है, उसके प्रोटेस्ट में बॉलीवुड के लोग या बड़े सेलिब्रिटीज़ सपोर्ट में नहीं आते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक कॉन्ट्राडिक्शन है। या इनफैक्ट इसके लिए एक टर्म है रिसोर्स कर्स। रिसोर्स कर्स, हाँ, ओके। देखा गया है कि दुनिया में जहाँ भी सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब जगह हैं। अफ्रीका, एग्जैक्टली। सेम हैपेंस विद झारखंड। और क्यों होता है? क्योंकि झारखंड में आप देखेंगे 40% ऑफ कंट्रीज मिनरल्स हैं, 40%, राइट, सिर्फ झारखंड में। हमारे पास कोयला सबसे ज़्यादा है, आयरन ओर बहुत सिग्निफिकेंट है, बॉक्साइट है, माइका है, ऑल ऑफ दीज मिनरल्स। लेकिन क्या होता है कि इनफैक्ट जब स्टेट बना नया, और स्टेट बनने का सबसे ज़्यादा लॉजिक बोल सकते हैं, बैकग्राउंड ही यही था कि सब लोग बहुत नाराज़ थे कि जो बिहार या पटना है वो ये सदर्न पार्ट ऑफ बिहार जो है झारखंड से बहुत ध्यान नहीं देता है, राइट, तो हमें हमारा हक नहीं मिलता है। तो जब ये स्टेट बना और शुरुआत में ही एक तरह से जो नैरेटिव सेट होना चाहिए था ना कि वो पूरे स्टेट के डेवलपमेंट का और ये सब का, वो सेट नहीं हुआ, बल्कि ये सेट हो गया कि यार हमें नया एक स्टेट मिला है, जो जितना लूट सकता है लूट लो। बाप रे। ओके, तो एवरीबडी जस्ट जम्प्ड ऑन एनी अपॉर्चुनिटी दैट दे गॉट। तो क्या होता है कि कहीं भी मिनरल्स तो है, लेकिन मिनरल्स को आप निकाल रहे हो, लेकिन मिनरल्स का खुद में वैल्यू, उसके सेलिंग प्राइस का वैल्यू नहीं है जब तक आप उसको प्रोसेस करके नेक्स्ट कुछ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जैसे आयरन ओर आपने निकाल लिया और वो ढेला आपने कहीं भेज दिया तो बड़ा सस्ता है। हाँ, आयरन ओर को अगर रिफाइन करके, क्रश करके फिर आप उससे स्टील बना पा रहे हो, तो स्टील का प्राइस ज़्यादा है। और स्टील से फिर अगर आप कार बना पा रहे हो तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। द वैल्यू एडिशन इज वेरी हाई। उससे डेवलपमेंट आता है, उससे वैल्यू एडिशन ऑफ प्राइस आएगा, उससे नौकरियां आएंगी, उससे पैसा आएगा। लेकिन झारखंड में क्या होने लगा, इनफैक्ट देयर इज अ वेरी, इट गोज वेरी बैक, 1952 में जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो नेहरू जी ने कहा कि हम फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाएंगे। ओके। इट मीन्स कि देश में कहीं भी मिनरल निकलेगा वो देश के हर कोने में एक ही प्राइस पे मिलेगा। ओके।
तो झारखंड में भी आयरन और उसी प्राइस पे मिलेगा, तमिलनाडु में भी उसी प्राइस पे मिलेगा। ओके जो केंद्र की सरकार है वो फ्रेट का पैसा देगी, वो सब्सिडाइज करेगी। ओके उसका लॉजिक ये था कि देश में हर जगह बराबर विकास हो। ठीक है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि मिनरल्स यहाँ से निकलने लगे। अब जो कोस्टल एरियाज हैं थोड़ा सा ऑलरेडी वहाँ पे वहाँ पे स्किल्ड लोग थे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनको लगा कि हम ये झारखंड में जाके क्यों फैक्ट्री लगाए, कोई कंपिटेटिव एडवांटेज तो है सही नहीं, बात। उसका आयरन और कोल तो मुझे यहाँ भी इसी प्राइस पे मिल जाएगा। हाँ तो लोगों ने कोस्टल एरियाज, इनफैक्ट क्योंकि पोर्ट्स भी थे, एक्सपोर्ट्स के लिए इंपोर्ट्स के लिए भी, सही है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोस्टल एरियाज में वहाँ फैक्ट्रीज लगने लगे। एंड ऑल ऑफ दीज मिनरल रिच एरियाज, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, दीज जस्ट बिकेम मिनरल सप्लायर्स। ये 93 तक चला। और तब तक एक्चुअली जो, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है, जहाँ 10 फैक्ट्री स्टैब्लिश है, 11वां भी वहीं जाएगा। सही बात है। वो एक 1000 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं, स्किल्ड मैन पावर होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो इस कारण से रेस में पिछड़ गया। और वहाँ से आके लेबर और लोग यहाँ पे काम करने लगे। करेक्ट, मिनरल भी वहीं का, लोग भी वहीं के, क्या यार। राइट। लेकिन इसको रियलाइज करते करते लोगों को 93 लग गया। उसके बाद ये पॉलिसी स्क्रैप की गई, तब तक तो रेस पूरा लॉस था। अभी भी क्या होता है कि मिनरल्स निकल रहे हैं वहां से, हाँ जी। लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी मिनरल्स निकल रहे हैं, मैक्सिमम बन रहा है तो स्टील बन रहा है, क्योंकि टाटा स्टील 150 सवा सौ साल पहले उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया जमशेदपुर में टाटा स्टील, तो बन जा रहा है, तो नहीं तो शायद वो भी नहीं होता। तो इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप नहीं हुई, मतलब क्या रीजन? That's what I'm saying. So, पहले तो फ्रेट इक्वलाइजेशन एक रीजन था। बाद में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, किसी इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है कि सारे स्टेट्स बोल रहे हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अगर आपके यहाँ बेसिक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप बेसिक लैंड अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो, आपके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, आप कोई टैक्स में सब्सिडी नहीं दे रहे हो, तो कोई इंडस्ट्री आपके पास क्यों आएगी? तो गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर? कुछ नहीं कर रही है। That's what I'm saying. उसको कोई मतलब नहीं है इन क्योंकि चीज़ों से। मेन काम तो यही है ना गवर्नमेंट का, कि वहाँ के लोगों को काम मिले, पैसा मिले, स्टेट बढ़े, रेवेन्यू में स्टेट आगे जाए। तो अगर पहला ही काम नहीं करी कि रेवेन्यू में क्या आएगा, तो फिर आपका खर्चा कहाँ से चल रहा है? तो अभी जो गवर्नमेंट है उसका मेन काम है चुनाव जीतना, और उसके बाद क्या करना फिर? उसके बाद कुछ नहीं करना, अगला चुनाव जीतना। अरे और उसके लिए इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। उनको पता है कि जो मेरा वोट बैंक है वो ये इंडस्ट्रीज नहीं देखता। फिर उसको बोलना है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मैं तुम्हारा नेता हूँ, राइट। तो इस कारण से आप देखेंगे कि नई इंडस्ट्रीज नहीं आती। इनफैक्ट अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्या हुआ था, 2024 में एक बिल आया, एक इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कि उसने कहा कि जो रॉयल्टीज ऑलरेडी मिनरल्स पे लगती है उसको टैक्स की श्रेणी में नहीं मानते। ओके। और इसलिए जो स्टेट्स हैं वो मतलब स्वतंत्र हैं अब अपना एक टैक्स लगाने के लिए उन मिनरल्स पे। ओके राइट। तो ये एक जजमेंट आया लार्ज बेंच का, और इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए जजमेंट आया। तो सारे स्टेट्स ने इसको स्टडी किया, थोड़ा बहुत अपने यहाँ कुछ टैक्स लगाने की कोशिश की। झारखंड ने क्या किया, बोला अब तो ये मेरे हाथ में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लग कि गई, मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा मेरा। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि पहले 100 रुपये से शुरू किया कि आयरन ओर और कोल पे 100 रुपये पर टन हम सेस लगाएंगे। ओके। फिर उसको 3 बार रिवाइज करके 600 रुपये तक ले गए। तो आयरन ओर पे 600 रुपये पर टन हम सेस लगा रहे हैं, और कोल पे हम 450 रुपये पर टन सेस लगा रहे हैं। और इससे उन्होंने कहा अब हम पैसा कमाएंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, अगल बगल किसी स्टेट ने ये नहीं किया। छत्तीसगढ़ ने 22.5 रुपये लगाए, उड़ीसा ने कुछ नहीं लगाया, राइट। तो जो ऑलरेडी आयरन ओर और कोल इनफैक्ट एक्सट्रैक्ट हो भी रहा था, वो भी इतना महंगा हो गया सेस लगने के कारण कि वो मार्केट में अनकम्पिटिटिव हो गया बिकने के लिए, राइट। और इनफैक्ट उसके कारण आप देखेंगे कि वहाँ पे जो खास करके, और इनफैक्ट चूंकि इट इज़ अ फ्लैट रेट, तो जो सबसे लो ग्रेड आयरन ओर है, जो सबसे सस्ता है 426 रुपये पर टन है उसका दाम, उस पर टैक्स लग रहा है 600 रुपया। अरे बाप रे। तो वो सारा ओवरबर्डन पड़ा हुआ है जो सिंहभूम चाईबासा का इलाका है, जहाँ पे आयरन ओर मिलता है। कोल में पहली बार हमारे यहाँ जो CCL और BCCL सब्सिडियरीज है कोल इंडिया के, उनका प्रोडक्शन ही डिप कर गया, क्योंकि उनको कोयला महंगा हो गया अगल बगल के एरिया से, राइट। तो दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज विच इज इनफैक्ट आप फायदा से ज़्यादा कॉफर्स पे आप और नुकसान कर रहे हो इनफैक्ट पूरे राज्य का। तो इसके कारण हमें लगता है कि एक तो प्लस दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि, एंड दिस इज अगेन, सबसे ज़्यादा माइनिंग में जो पैसा आता है वो जब आप माइंस ऑक्शन करते हो ना, तो ऑक्शन प्रीमियम से आता है। ओके। किसी अपनी कंपनी को जब वो ऑक्शन किया एक्सट्रैक्शन के लिए, तो ऑक्शन के प्रीमियम बहुत हाई वैल्यूज पे जाते हैं, राइट। आप अगर डेटा देखेंगे तो पिछले 6 साल में देश में करीब 450 माइंस ऑक्शन हुए। ओके। हमारे बगल में उड़ीसा है, उसने करीब 75 माइंस ऑक्शन कर दिए, उसमें से 35 ऑपरेशनल भी कर दिए, वहाँ काम भी चालू हो गया। और उसने पिछले 5-6 साल में 87,000 करोड़ 87,000 करोड़ अर्न किया सिर्फ माइनिंग ऑक्शन से, उड़ीसा ने। उफ। हमने झारखंड ने पिछले 6 साल में सिर्फ 4 माइन ऑक्शन किए, और उसमें से एक भी ऑपरेशनल नहीं है। हमें माइनिंग ऑक्शन मिला 0।
और अभी इनफैक्ट सेंटर ने अभी उस MMDR वाला जो जजमेंट आया था उस पर एक नया बिल लेके आए हैं. दे सेड यू कैन नॉट पुट आर्बिट्ररी सेस ऑन मिनरल्स, क्योंकि इससे आप प्राइस का जो है ना डिस्टॉर्ट कर रहे हो मार्केट्स में, और अपने यहाँ का जो मिनरल है उसका प्राइस ही आप अनकम्पिटिटिव कर दे रहे हो. सही है. तो अभी सेंटर ने ये बिल लाया, तो इसके खिलाफ वहाँ की सरकार अप इन आर्म्स है, हेमंत सोरेन, कि आप हमारा हक छीन रहे हो. नहीं, इसका जस्टिफिकेशन वो क्या देते हैं कि उसका भाई इंडस्ट्रीज आ नहीं रही हैं, आपने ये अनरीजनेबल सेस लगाया हुआ है, Correct. एंड देन ये जो माइनिंग ऑक्शंस हैं वो एज कम्पेयर टू योर नेबरिंग स्टेट्स इतना ह्यूज गैप है. Correct. तो इसका उनका आंसर क्या है इसका गवर्नमेंट का कि क्यों नहीं हुआ है? प्रॉब्लम क्या है ना कि दिस इज टू टेक्निकल कि आप लोगों को समझा नहीं पाओगे ग्राउंड पे. नहीं, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हम लास्ट ईयर 7,500 करोड़ इस सेस से हमने कमाया, इस सेस लगा के. हाँ, तो वो इसी चीज को बोल रही है 7,500 करोड़ का हमारा नुकसान हो जाएगा, जबकि उनके 7,500 करोड़ लगाने से उन्होंने खुद एस्टिमेट किया था कि हमारी माइनिंग रॉयल्टी बस 22,000 करोड़ रुपए आने वाली है इस साल में. वो फाइनली आई 16,000 करोड़ रुपए. 6,000 शॉर्टफॉल हो गया. क्यों? Correct. क्योंकि जो जितना बिकना चाहिए था जो मिनरल्स, कोल एंड आयरन, वो बिका ही नहीं. तो सेस से 7,500 करोड़ तो आ गया, रॉयल्टी में 6,000 करोड़ नीचे चले गए. बट द प्रॉब्लम इज कि आम लोगों को इतना आप समझा नहीं पाओगे टेक्निकली, और उनका बस ये हमारा हक मार रहे हैं. सेंटर हमारा हक छीन रहा है, हमारा पैसा ले रहा है, केंद्र के खिलाफ हम बिगुल फूकेंगे. दैट सिंपलिस्टिक. थैंक यू वेरी मच. बहुत सारी बातें हुई. इनफैक्ट आई थिंक झारखंड के प्रोटेस्ट को लेकर के एंड ओवरऑल झारखंड एज अ स्टेट सब तो कवर नहीं हो पाया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. एटलीस्ट वो है जो वहाँ के यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ के आम लोगों के लिए जो सरकार का रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सकता है उसके ऊपर, अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है उसके ऊपर. एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछूंगा जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भाई जब आपका पेपर लीक या एग्जामिनेशन में जो ये गड़बड़ी होती है, तो इसमें जो चेन है ये लीक होने वाला है, इसमें सबसे पावरफुल कौन है और किसके ऊपर सबसे सरकारी अधिकारी है, पॉलिटिशियन है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, वेंडर्स हैं, एग्जाम माफिया हैं, कोचिंग है? कोचिंग पे बहुत बात हो रही है. तो यार आप अगर अलग अलग एग्जाम्स का पैटर्न्स देखेंगे ओवर द ईयर्स जो लीक होते हैं, सबके लीक के पैटर्न आपको अलग अलग मिलेंगे. और हर बार क्या होता है ना, जब कोई पकड़ा जाता है एक नेक्सस और उसके लीक्स के पैटर्न हमें समझ में आ जाते हैं, अगली बार वो कोई नया तरीका निकाल लेंगे. राइट. इतने इंजीनियस वेज हैं लीक करने के. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वही लीक कर दे रहा है. उसने सेट करके जिसको दिया, जो कोलेट करने वाला है वो लीक कर दे रहा है. कोलेट करके जहां जिसने छपने के लिए दिया, प्रेस से लीक हो जा रहा है. प्रेस से जो ट्रांसपोर्ट होके पेपर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक के नीचे से छेद बना के निकाल ले रहे हैं. राइट. जिसको पता भी नहीं चल रहा है कि उसमें से लीक हो गया. जो सेंटर पे जा रहा है उस सेंटर पे पहले सेटिंग. इनफैक्ट बहुत पहले बिहार में एक बहुत फेमस पकड़ा गया था, रंजीत डॉन. ओके. उसने 2002 में कैट के पेपर्स लीक करवा दिए थे. कैट के और इट वाज ऑल ओवर द न्यूज़. मतलब इट बिकेम सो मतलब इनफेमस. इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है उसकी स्टोरी की. उसने कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसका पेपर नहीं लीक करवाया होगा इनफैक्ट. और उसका पूरा 300 करोड़ का इंडस्ट्री था पेपर लीक का. कहाँ है वो? है शरीर में है? चला गया? अब है, जिंदा है. मतलब ही वेंट टू जेल एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स. जिंदा है. तो इनफैक्ट इतना उसने सिस्टम को सेट कर लिया था कि उसने 2 बार ग्रेजुएशन किया, फिर कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा. तो उसने फिर डॉक्टर का एग्जाम वो क्लियर किया, फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन लिया. असली मुन्ना भाई है. MBBS बना वो. मतलब इतना रिग था. सो नाउ उसमें आप देखेंगे, तो वही मैं बता रहा हूँ, उसमें तरीके आप देखेंगे, उसको बोलते थे इंजन बोगी सिस्टम. अच्छा. इंजन बोगी सिस्टम क्या है कि जैसे शुरुआत में पहले एक तो कैंडिडेट्स को एक साथ फॉर्म भरवा दिया. तो फॉर्म भरवा दिया तो सब आगे पीछे हो गए. तो फिर सबको चोरी करवाया. तो फिर जब जो एग्जामिनेशन होल्डिंग अथॉरिटीज से पता चला कि ऐसे होता है, तो उन्होंने कहा कि अब हम ऐसे फॉर्म्स लेंगे ही नहीं, हम रैंडमाइज कर देंगे. तो रैंडमाइज किया, तो उन्होंने कहा कि सबके साथ हम एक इंजन लगाएंगे. इंजन क्या है? सॉल्वर है. अच्छा. वो पहले से एग्जाम क्लियर कर चुका है, किसी कॉलेज में पढ़ता है. वो IIT क्लियर कर चुका है, किसी IIT का स्टूडेंट है. वो आगे बैठेगा, पीछे एक उसका बंदा है, वो सॉल्व करके देता जाएगा, वो करता जाएगा. इमीडिएटली मैं पूछ रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है, तो ये सॉल्वर को भी सजा मिलती है क्या? अगर बिल्कुल मिलती है. अभी भी ये इसमें पूरे जो झारखंड वाले इसमें सॉल्वर्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे सॉल्वर्स इन्वॉल्व हैं. तो इंजन बोगी सिस्टम है. हाँ. तो ऐसे इतने सारे तरीके हैं ना, इतने सारे टच पॉइंट्स हैं. सो आई एम नॉट सेइंग कि वो होना चाहिए और फुल प्रूफ नहीं होना चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज वी शुड आल्सो लुक इनवर्ड एज अ सोसाइटी. यार मतलब ऐसा तुले हुए हैं हम उसको लीक करने पे ना, मतलब जिसका अंत नहीं है. हर बार गवर्नमेंट कोई तरीका निकालती है उसको प्लग इन करने का. इतने हार्श पनिशमेंट्स हैं, फिर भी यू विल सी पीपल गोइंग टू एनी एक्सटेंट
किसी तरीके से उस पेपर को लीक करके बस वो एग्ज़ाम एक बार क्लियर हो जाए, फिर तो अपनी बल्ले बल्ले। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी क्लैरिटी मिली है। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट करना। बेस्ट पार्ट कौन सा है उसको शेयर भी कर सकते हो आप, यू फ्री टू यूज़ दी वीडियोस जो हमारे चैनल के हैं, उसको आप प्लीज़ दीजिएगा। एंड कोई और क्वेश्चन आया आपको झारखंड से रिलेटेड, प्रोटेस्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।